सभी को नमस्ते। रिद्धि तुमको नहीं नमस्ते। चलो, पिछले दिन हम लोग जर्नल टॉपिक्स खत्म किए थे, थोड़ा ध्यान देना। पिछले दिन हम लोग जर्नल खत्म किए, काफी लंबा क्लास चला जर्नल का, 7-8 पार्ट बनाए। हाँ, तो जर्नल जितना आपको 7-8 पार्ट में सिखाया है, अब आप अपने क्लास में जर्नल में एकदम हीरो हैं। किसी से भी कोई भी पूछेगा तो आप बता सकेंगे और नियम के साथ बता पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में धीरे धीरे सिखाया है। अब यही मेरा इच्छा रहता है कि हम बच्चों को शुरुआत में जर्नल खूब अच्छा सिखा लें, क्योंकि जर्नल सीख लिया तो बाकी टॉपिक आपके लिए एकदम बच्चा सा हो जाएगा, एकदम लगेगा मरियल सा चैप्टर है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो एक्चुअली में इस चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए ट्रायल लेजर बैलेंसेस, लेकिन इसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये है क्या चीज? हम लोग जर्नल बनाए, जर्नल के बाद में कैश का सारा अमाउंट कैश में ट्रांसफर किया, रेंट का सारा अकाउंट रेंट में ट्रांसफर, पूरे साल करने के बाद में हमारे हर लेजर का कुछ कुछ बैलेंस है। भाई परचेज कितने का किया लिखा हुआ है, सेल कितने का किया लिखा हुआ है। लेजर आप लोगों को सिखाया नहीं है, लेजर जब सिखाएंगे तो और पक्का होगा, लेकिन आप समझो कि लेजर कहीं बन गया है, हर एक चीज की अलग अलग कॉपी हो गई है। रेंट की कॉपी हमारे पास अलग है, उसमें रेंट दिखा रहा है कि पूरे साल में अपने कितने का रेंट भरा है। इंटरेस्ट की कॉपी एक अलग है, उसमें दिख रहा है कि हमने कितना इंटरेस्ट पाया है पूरे साल। परचेज का कॉपी दिख रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है कि हमने पूरे साल में कितने का माल खरीदा है। तो ऐसे आपके सामने लेजर के बैलेंसेस आएंगे, बहुत भर भर के लेजर का बैलेंस आएगा। उस बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों है, इसका एक उपयोग है। हमने जब जर्नल किया होगा, ध्यान से सुनो, एक जर्नल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थे इधर दिखाना जरा आदित्य। मान लो हमने एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जिनको जर्नल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, वो घबराएंगे नहीं एकदम। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने एक कॉपी खोली थी जिसका नाम था रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट में डेबिट किया था 5,000 रुपए से। तो 5,000 रुपए से डेबिट कर लिया, और एक कैश अकाउंट खोला था जिसको क्रेडिट किया था 5,000 से, तो 5,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। तो साल भर जब एंट्री ऐसे सारे लेजर में होती रहेगी तो लास्ट में एक बैलेंस मिलेगा कि नहीं हर एक लेजर का। तो ये लेजर का, लेजर में जर्नल में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। जब इसको ट्रायल, इसको हम लोग लेजर में भेजते हैं, इसको कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? तो पोस्टिंग करते समय ना कभी कभी 5,000 को हम गलती से 500 लिख दिए, या 50,000 लिख दिए, या डेबिट साइड लिखना था हम गलती से क्रेडिट साइड लिख दिए। भाई आयुष भी तो हमारे क्लास में है, तो गलतियां होती हैं, सबसे हो जाएगा, रिद्धि से भी भाई भाई तुम बुरा नहीं मानना, ठीक है। देखो दो चीजें याद रखना, पहले बहुत अच्छा उदाहरण बार बार देते हैं। स्टूडेंट और पत्नी, ये दोनों लोग जिस दिन बुरा मानने लग जाएंगे उस दिन जीवन नहीं चल पाएगा, परिवार और क्लास नहीं चल पाएगा। तो तुम भी मेरा बेइज्जती बढ़ाया करो, भाई मेरे जीवन में दोस्त दोस्त है नहीं, तो तुम भी मेरा दोस्त दोस्त है, तो हम तुम्हारा थोड़ा मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम भी मेरा मजाक उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बुरा नहीं लगता तो तुमको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। बोल देना सर आप हाइट में शॉर्ट है हमसे, कहाँ है, क्या दिक्कत है। चले, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत बैठा देते हैं। या तो साइड एरर हो जाए, या अमाउंट को कम ज्यादा लिख दें तो गलती हो जाएगी। तो ये गलती हुआ है कि नहीं हुआ है, हम ट्रायल बैलेंस में गलती हुआ है कि नहीं, मतलब इस लेजर बनाने में हमने गलती की है कि नहीं की है, इस बात का पता लगाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का, इन सारे लेजर के बैलेंस उसका एक ट्रायल लेते हैं। ट्रायल मतलब लेते हैं कच्चा, एक तरफ लिखते हैं, सारा डेबिट वाला एक तरफ लिखेंगे, सारा क्रेडिट वाला एक तरफ लिखेंगे। अगर वो मिल गया इसका मतलब हमारा सारा लेजर ठीक ठाक है, और अगर नहीं मिला इसका मतलब लेजर में हमने कहीं गलती कर दी। तो एकदम सीधा सीधा अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। ट्रायल मतलब कच्चा, ट्रायल मतलब क्या है, कच्चा, रफली। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। लेजर के बैलेंसेस का क्या है, एक लिस्ट है। तो कह रहा है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लेजर के बैलेंसेस का कच्चा चिट्ठा है, जिससे हम पता लगा देते हैं कि हमारा जो लेजर बना है वो ठीक बना है या गलत बना है। तो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। लेजर में जो हमने अमाउंट बैठाए हैं और जो साइड बैठाया है वो ठीक ठीक बैठा है कि नहीं, इस बात का ही पता लगाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कोई भी चीज बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस बहुत सारे बुक, मतलब बहुत सारे बुक में ज्यादा सवाल भी नहीं है, 10-15 10-12 सवाल बहुत ज्यादा दिए। हम अभी इसमें खाली आज जो दिए हैं ये थ्योरी है, इसका सेकंड पार्ट जो होगा प्रैक्टिकल वो अगले क्लास में देंगे।
तो अगले क्लास में आपको सवाल देंगे, उसमें 40-45 सवाल है और 40-45 सवाल हम क्लास में करवाएंगे, मतलब कुछ सवाल अपने कराएंगे, कुछ आप कराएंगे। तो इस ट्रायल बैलेंस से केवल आपको उनके लेजर के नेचर याद हो जाएंगे कि किसका नेचर क्या होता है, और आपको ट्रायल बैलेंस में थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे। तो आइए ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। इस थ्योरी में क्या क्या लिखा है, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि ट्रायल बैलेंस हमारे लेजर के बैलेंसेस का क्या होता है, लिस्ट होता है। और ये ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते, पहला कारण मेरा ये होता है कि भाई हमारा ये पता लग जाए कि जो हमने लेजर्स बनाए, थोड़ा आदित्य इस तरफ घुमाना, जो लेजर हमने बनाया है वो ठीक ठीक बना है या नहीं बना है, इस बात का भी हमको पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस से। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट है, तो क्या बोलोगे, नहीं, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि लेजर के बैलेंसेस का क्या है, लिस्ट है। और ये हम इसलिए चेक करने के लिए सही है कि गलत, बस इसीलिए बनाते हैं। इसको कब बना सकते हैं, जब मन तब बनाओ, जिस दिन मन है उस दिन बनाओ, आज मन है आज देख लो, कल मन है कल देख लो, महीने के लास्ट में मन है महीने के लास्ट में देखो, साल के लास्ट में मन है, जहां मन का है वहां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ ये भी प्रश्न आ गया, सही बात है कि नहीं बनाएंगे। अगर अगर मान लो हम लेजर बनाए जा रहे हैं, अब ध्यान से सोचो, हम लेजर बनाए जा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बना रहे, तो 6 महीने बाद अब हमारा मन बना कि आओ हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, या और भी मन नहीं किया, हम साल भर पहुंच गए, एंड में पहुंच गए दिसंबर में, और दिसंबर में जाकर के हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, या अप्रैल के लास्ट में, मार्च के लास्ट में हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, इस साल का प्रॉफिट लॉस तो निकालना है, तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। अब वहां ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो अगर कहीं एरर हुआ रहेगा उसको खोज ही नहीं पाएंगे कहाँ है। अगर हम महीने महीने में बनाते रहेंगे तो कहीं कुछ एरर रहेगा तो हम खोज पाएंगे। समझ पा रही बात को? अब प्रैक्टिकल लाइफ में फील करो इसको कि अगर हम महीने के लास्ट में बनाए और कोई लेजर का बैलेंस गलत सलत आ गया, बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो हम उसको खोज सकते हैं। 1 महीने की गलती में हम बैठेंगे तो आधा घंटा में खोज के निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम साल भर का खोज दे, इतना सारा परचेज का बिल है, तो खोजते मर जाएंगे कि भाई कहाँ किस परचेज में हम ज्यादा कम लिख दिए हैं, नहीं खोज पाएंगे। इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। एक और कारण है, ट्रायल बैलेंस बनाने से एक आइडिया लग जाता है कि मेरा इस महीने में डेटर कितना है। डेटर है ना, डेटरों की लिस्ट है, तो डेटर की लिस्ट अब रखोगी तो डेटर में दिखेगा भाई इतने लोगों को आपने उधार में माल बेच दिया है। अच्छा मान लो हमको पता नहीं, मेरा माल खूब बिक रहा है, धनाधन माल बिक रहा है, लेकिन उधार में बिक रहा है, हम तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारा उधारी में माल बिक रहा है, प्रॉफिट हो रही है, और उधर पता चला डेटर का अमाउंट बढ़ते चला गया, इतना बड़ा हो गया, 3 लाख का माल उधारी बाजार में बिक गया है, पैसे आ ही नहीं रहे। देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, भाई 3 लाख के तो उधार बेच चुके हैं, हमारा पैसा ही कलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या मन आपका घबराएगा नहीं? इसलिए देखना पड़ता है कि भाई मेरा बिजनेस अच्छे की तरफ बढ़ रहा है, बुरे की तरफ, एक रफली आइडिया लगता रहता है कि हम किसी तरह खराब तो नहीं कर रहे, ये भी एक आइडिया लग जाएगा। तो आइए ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट लिखा है, और ये कोई J.R. बाटी बोई, क्या लिखा है, बाटली बोई, ये कोई है जानकार, उन्होंने लिखा है, किताब में लिखा था, हमने वहां से कॉपी किया है। क्या लिखा है, द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट किसको बोलते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं लेजर में। आप भाई जिस अकाउंट में जिस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उनको हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे रेंट की कॉपी है, कैश की कॉपी है, ये सब होता है ना हर्ष? तो कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर में जो बैलेंसेस रहते हैं उसके बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमने जो लेजर बनाया है वो एरिथमेटिकली ठीक है या नहीं, मतलब हमने जो अमाउंट लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं और सही साइड लिखा है कि नहीं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, ये चैप्टर आधा हम लोग अभी पढ़ेंगे और आधा कब पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे एकदम एनुअल एग्जाम के टाइम में। मतलब इस चैप्टर को हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार अभी पढ़ेंगे और एक बार आखिरी में पढ़ेंगे। तो आखिरी में जो सेकंड हाफ पढ़ेंगे वो एकदम लास्ट चैप्टर होगा हमारा, एकदम स्कूल एनुअल एग्जाम के पहले होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस उस गलतियों को पकड़ लेता है, ठीक है ना, और कुछ कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाता है। तो कुछ एरर ऐसे होंगे जिनको पकड़ लेगा तो उन एरर को हम ठीक कर लेंगे। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो नहीं पकड़ पाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझो, मान लो हमारी एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रेंट हमने पे किया, तो जनरल एंट्री क्या बनती है, रेंट टू कैश। हमने गलती से लिख दिया वेजेस टू कैश,
तो रेंट भी खर्चा है, डेबिट ही होता है, वेजेस भी खर्चा होता है, डेबिट ही होता है। तो हमारा डेबिट क्रेडिट तो टोटल टैली कर देगा, वहीगा आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमने एक रिद्धि को लिखना था, रिद्धिमा के अकाउंट में पैसे डाल दिए। जर्नल एंट्री पास करनी थी रिद्धि टू कैश और हमने पास कर दिया रिद्धिमा टू कैश, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस गलती करेगा? नहीं, ठीक कर देगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या चीज कर रहा है, आपका अरिथमेटिक चीज, आप डेबिट जितना कर रहे हो क्रेडिट उतना ही कर रहे हो, तो आपका तो ट्रायल बैलेंस वो टैली कर देगा। ये सब गलतियां आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस कुछ गलतियों को पकड़ लेता है और कुछ गलतियों को नहीं पकड़ पाता है। तो किन गलतियों को पकड़ लेता है और किन गलतियों को नहीं पकड़ लेता, उनका ट्रीटमेंट भी हम लोग लास्ट में एकदम सीखेंगे। तो इसीलिए कहा कि इस चैप्टर का आधा भाग हम कहाँ सीखेंगे, आखिरी में एकदम, तो घबराना नहीं। आगे चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो कह रहा है मीनिंग क्या है इस भाई ट्रायल बैलेंस का। तो ऑल द बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक टू द लेजर, जर्नल करने के बाद में उसको जब लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग, वो देखना चाहते हैं कि जो हमने पोस्टिंग की है, कैश में 5,000 लिखा, रेंट में 5,000 लिखा, वेजेस में इतना लिखा, वो ठीक बैठाया है कि नहीं। क्या बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं? आगे सुनो। फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है जोड़ना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जोड़ देना। तो हम क्या करते हैं, सारे लेजर के बैलेंसेस को हम एक जगह उतार लेते हैं, है ना, और उसमें जो डेबिट बैलेंसेस रहेंगे उसको डेबिट साइड लिख लेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, फिर टैली करेंगे। अगर टैली हो गया मतलब लेजर ठीक है। आगे कहता है द स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली इसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, ट्रायल लेजर बैलेंसेस। लेजर के बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड। जिस जिस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखता रहेगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जिस अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस दिखता रहेगा उसको पुट ऑन द साइड ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सिंपल बात है। आपको लेजर के बैलेंसेस दिए रहेंगे, जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड बिठाइए, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड बिठाइए, और आप टैली करवाइए। कहता है द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू द दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड। इट्स प्रिज्यूम्ड दैट द पोस्टिंग ऑफ द लेजर आज एक्यूरेट। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल आ गया तो इसका मतलब है कि आपने लेजर जो बनाया है वो ठीक बनाया है। कहता है द रीजन ऑफ अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। क्या डबल एंट्री सिस्टम में चल रहा है? अगर रेंट को हम डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, जितना से डेबिट कर रहे हैं उतना ही से क्रेडिट कर रहे हैं। आदि दिख रहा है ये, हाँ? तो ये जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट करेंगे, तो लिस्ट बनाएंगे तो डेबिट में इसको लिखेंगे, क्रेडिट में उसको लिखेंगे, टैली नहीं कर जाएगा ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। हम पहले ही दिन बताए थे कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स किस बेसिस पे चल रहा है, डबल एंट्री, यानी डुअल कॉन्सेप्ट पे। याद आया? डुअल एस्पेक्ट पे। डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है, जितने से डेबिट करते हैं उतने से ही हम क्रेडिट करते हैं। ये बताया था, अभी कुछ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पढ़ाए थे, अभी और भी पढ़ाना है हमें। तो ये हमारा चीज था, इसलिए जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया, तो वो टैली करना ही करना है। अगर टैली नहीं कर रहा है मतलब हमने कहीं एरर कर रखा है। आगे सुनो। This under the double entry system, each transaction is recorded in 2 times. हर ट्रांजेक्शन को हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने रेंट भरा तो एंट्री क्या होती है, रेंट टू कैश। एक तो रेंट वाली कॉपी में लिखते हैं और एक कैश वाली कॉपी में लिखते हैं। मजे की बात है, एक में वो डेबिट होगा और एक में क्रेडिट होगा। इसीलिए अकाउंट्स को ना साइंस भी कहा जाता है। तो तुम घबराओ मत, तुम साइंस भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, है ना। सिस्टम इसके डेफिनेशन में, अकाउंट्स के डेफिनेशन में आता है कि अकाउंटेंसी एक साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। तो ये पूरा साइंस किसको कहते हैं, जहां कोई नियम बन के काम चलता है उसको साइंस कहते हैं। जहां नियम पे कोई काम होता है वो साइंस कहलाता है। भाई फिजिक्स वाले पूरे सर क्या कराते हैं, मैकेनिज्म पे ही तो बात कर रहे हैं वो, तो साइंस वो नियम पे ही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ नियम है और नियम पे चलने के कारण बार बार रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं, इसलिए इसको भी हम साइंस बोल सकते हैं। बोलता वो ऐसा साइंस नहीं है कि सर पुली और उसमें कैसे घूमता है पुली और व्हील, ये सब एक्सेल, वर्क, पावर, एनर्जी, वैसा साइंस नहीं है, लेकिन नियम लग रहा है तो इसमें भी साइंस है। चले आगे बढ़े। कह रहा है मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द अमाउंट इन द क्रेडिट साइड एंड अकाउंट, दस द टोटल ऑफ ऑल द एंट्रीज आर डेबिट साइड ऑफ मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ, ये अरिथमेटिकली इक्वल होगा। अब ये डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन में 2 लोगों का डेफिनेशन है, एक विलियम पैकल का, वो पिकल का, यानी आचार है वो विलियम पिकल, और एक तो कार्टर है। ये बड़े जानकार व्यक्ति लोग हैं, इनका डेफिनेशन आप बीएसटी में भी बहुत पढ़े होंगे
और उसमें अकाउंट्स में भी जगह जगह इनके डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये मान्यता होती है, इन्होंने इनको मान्यता दिया गया है। तो ये डेफिनेशन आप ये दोनों पढ़ लेंगे, कोई नई बात नहीं मिलेगी, वही मिलेगी। फीचर ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये आपको छोटे क्वेश्चन में कभी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द फीचर ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। तो आप थोड़ा थोड़ा ट्रायल बैलेंस आप समझ गए। अब देखो क्या क्या इसके फीचर है। फीचर का मतलब इसके गुण क्या है, इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो कह रहा है इट इज द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। सारे लेजर का बैलेंसेस होता है और कैश बुक का भी लेजर होता है। कैश बुक को अलग से क्यों कहा है, जब कैश बुक पढ़ेंगे तो वहां भी इस बात को समझेंगे। सारा लेजर होता है और कैश बुक का भी बैलेंस होता है। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, क्या लिखा है, नहीं कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, देखना पड़े, एंड नॉट एन अकाउंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है लेकिन ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है इट इज अ नीदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये तो ना तो कोई डबल एंट्री पार्ट का सिस्टम है, नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, और ना ही इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कभी दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस तो हम अपने एक्यूरेसी के लिए, हम ट्रायल बैलेंस के लिए बनाते हैं केवल, कि हमारा ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात के लिए। यानी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट खोलेंगे, कोई पूछेगा ट्रायल बैलेंस दिखाई, कहीं नहीं है हमारे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से ट्रायल, हम बोलेंगे तो बोलेगा आज ही दिखा देते हैं। जब हम लोग बुक्स ऑफ अपने अकाउंट्स को, अब तो आप जानते हैं कि हाथ से कम लिखा जाता है, अब सारी चीज कहाँ गई है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा टैली का, टैली तो सुना ही होगा, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही बिजी लाइन बोलकर एक अकाउंटिंग है, ऐसे ही मार्ग बोलकर एक अकाउंटिंग, यूनिवर्सल, SIP, JD एडवर्ड, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो उन अकाउंट्स में जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस में आके क्लिक करेंगे, उतने दिन का वो ट्रायल बैलेंस तुरंत दिखा देगा। तो ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, लेजर में आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इधर देखो कह रहा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। देखो वही बात कह दी जो हम कह रहे थे कि भाई ये कभी भी बना लो, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जनवरी से दिसंबर या अप्रैल टू मार्च कभी भी बनाइए। से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में बना लो। एवरी क्वार्टर, 3 महीने में बना लो। हाफ ईयरली बना लो, साल में एक बार बना लो। यूजुअली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। हम टेम्पोरली हर महीने के अंत में बनाते रहते हैं, लेकिन हमको बनाना ही पड़ता है कब, लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते समय। क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है पहले समझ लो। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अंतिम खाता। आज पूरे साल हमने धंधा पानी किया है, और धंधा पानी कर, यही आपके 11 का एकदम बेस्ट चैप्टर है। मतलब 11 पढ़ने के बाद में एकदम ये चैप्टर पढ़ने में, जो ट्रायल वो फाइनल अकाउंट बता रहे हैं, 2 महीने लगेंगे। एक चैप्टर को पढ़ने में 2 महीना लगेगा, अकेला एक चैप्टर को पढ़ने में 15 से 16 क्लास लग जाते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा वहां पे, वो क्लास 11 का पक्का करता है दिमाग को। तो हम कभी भी किसी चीज का प्रॉफिट निकालना चाहते, कैसे निकाल सकते हैं। आयुष, तुम एक धंधा करते हो, तुमको प्रॉफिट निकालना है, तुम कैसे निकालोगे प्रॉफिट, बताओ। अरे यार, प्रॉफिट का हिसाब करना, प्रॉफिट कैसे कमाओगे ये नहीं कह रहे, प्रॉफिट कैसे पता करोगे कि कितना प्रॉफिट किया है हम माल बेच के। देखो जवाब पूछा, रिद्धि कैसे करेंगे बताओ। हाँ, तो एक तो ये कह रहा है जितना में खरीदा है और जितना में बेचा है, दोनों का डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट है। ये भी गलत जवाब है। हम एक तरफ जितना खर्चा किए हैं वो लिखेंगे। 100 रुपए का सामान खरीदे, 300 में बेच दिए, 200 प्रॉफिट है हमारा, नहीं भाई, बहुत सारे खर्चे हैं। AC चल रहा है, इसका बिल कौन भरेगा, ये भी तो खर्चा है। स्टाफ है, सैलरी है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये है वो है, बहुत तमाम खर्चे हैं। तो जितने भी खर्चे हुए हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, और जितने भी इनकम है उनको एक तरफ लिख लेंगे। मेरा सारा खर्चा और सारा इनकम का लेजर तो छितराया हुआ है, बिखरा पड़ा है ना, सारे कॉपी अलग अलग है। तो सारे कॉपियों का बैलेंस ला करके एक जगह जब रखेंगे तो हमको पता चल जाए कि मेरे पास कितने बुक्स है ना। फिर उसमें जितने खर्चे वाले एक तरफ लिख लेंगे, जितना इनकम है एक तरफ लेंगे, दोनों को मैच करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे अब आपको समझ में आ जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि हम मैचिंग किसको करते हैं, किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड का, मान लो हम 1 महीने का निकालना चाहते हैं, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, किसी भी एक पीरियड का खर्चा एक तरफ लिखते हैं और इनकम को एक तरफ को, उसी पीरियड का खर्चा और उसी पीरियड का इनकम को मैच कराते हैं। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा कि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट में किसको किसके साथ मैच करवाते हैं, किसको किसके साथ मैच कराते हैं। या और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि एक्सपेंसेस को किसके साथ मैच करवाते हैं, तो बोलना उसी पीरियड के इनकम के साथ, बस यही तो है। अब ये पता रहेगा तो ठीक है, अब नहीं पता रहेगा तो नहीं लिख पाओगे।
तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी हम यही करते हैं। आगे समझ में आया? तो कह रहा है यूजुअली इसको हम महीने के अंत में, क्वार्टर के अंत में, हाफ ईयरली में बनाएं, लेकिन एक बार तो आपको कंपलसरी कब बनाना ही पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा? साल के एंड में तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे खर्चे इनकम का लेजर एक तरफ निकालोगे तब तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब बिखरा पड़ा रहेगा सारा तो हम कहां से निकाल पाएंगे। बात समझ में आई है? आगे बढ़े। कह रहा है इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। क्या बोल रहा है? इसको कभी भी हम एक पीरियड का नहीं बनाते, किसी एक तारीख को बनाते हैं। महीने के आखिरी में बना लिया, तिमाही के अंत में बना लिया, छमाही के अंत में, 6 महीने के अंत में बना लिया, साल के अंत में, तो किसी पीरियड का नहीं बनाते। जैसे हमारा क्या होता है, फाइनल अकाउंट एक पीरियड का होता है। ध्यान से देखो इधर, मेरी बात को समझो। मेरा जो फाइनल अकाउंट होता है, हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो ये मान लो अप्रैल से धंधा शुरू किया मार्च तक का, तो हम प्रॉफिट इतने दिन का निकालते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक, है ना, एक पीरियड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस हमारा मन बन गया, आज हम ट्रायल बैलेंस यहां बना लिया, क्या किसी पीरियड का ट्रायल बैलेंस होता है? नहीं, ये किसी तारीख पे बन जाता है, किसी दिन पे बन जाता है। आपको यहां बनाने का मन है, यहां बना लीजिए। अब ये मत बोलना सर इतने दिन का ट्रायल बैलेंस, ये नहीं है, उस तारीख का है, केवल उस तारीख पे हम एक ट्रायल ले लिया खाली। अकाउंटिंग जो होती है वो पीरियड की होती है, अकाउंट थोड़े ना है। बात समझ पा रहे हो? ये उस दिन पे हम देख रहे हैं कि मेरी हालत कैसी है, एक चेकअप होता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप मेरा देख लीजिए तबीयत पानी ठीक है कि नहीं, तो वो देख लेता है, हाँ भाई ठीक है। तो इतने दिन का रिपोर्ट थोड़े देखता है कि भाई कितने दिन का आप चेक करवा रहे हो, ऐसे थोड़ी है। आज की स्थिति क्या है, हाँ ठीक है, आपका शरीर ठीक ठाक है, चल रहे हैं, चाहिए, या सर्दी खांसी बुखार है तो दवा दे देता है। तो ट्रायल बैलेंस किसी पीरियड का नहीं होता, किसी दिन का। आप सीधा सीधा ये समझिए कि ट्रायल बैलेंस का मतलब हम चेकअप कर रहे हैं कि आज तक का हमारा लेजर ठीक है कि नहीं, बस इतनी सी बात। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज द प्रिपेयर टू चेक द, देखो वही बात ही कह दी, इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। हमारे जो लेजर अकाउंट बने हैं उनके सारे पॉइंट्स ठीक है या नहीं, इस बात को चेक करते हैं। तो ये किसी पीरियड का थोड़े ना होगा, है ना। अब आयुष्मान को लग रहा है कि सर आप 3 महीने बाद बनाए तो ये तो 3 महीने का ट्रायल बैलेंस हो गया। नहीं, ये उस तारीख का ट्रायल बैलेंस होता है, ये किसी भी पीरियड का नहीं था। जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम 1 साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 साल का नहीं बोल सकते, बस उस दिन का बैलेंस पता कर रहे हैं, उस दिन का हमारा क्या हालत है, ठीक है। हाँ, इस दिन का निकाल रहे हैं, मतलब इस दिन की क्या स्थिति है पता चल गया ना हमको। तो जिस दिन का जानना है उस दिन निकालो तुम। आज जैसे अप्रैल का 5 है, ये 5 अप्रैल आज, हाँ, तो जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल जो 4 दिन बचा, हाँ, उसका ही निकालेंगे। अरे बस उसी दिन का, बस 5 अप्रैल लिखते हैं। तो हाँ नहीं, 5 अप्रैल मतलब 5 अप्रैल को क्या सिचुएशन से ये पता लग जाएगा बस। मतलब क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नहीं, प्रॉफिट लॉस तो नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। अब 5 दिन का फाइनल अकाउंट बनाओगे तो 5 दिन की प्रॉफिट निकल जाएगी। आप 6 महीने का फाइनल अकाउंट बनाओगे तो 6 महीने की प्रॉफिट निकल जाएगी, है ना। समझ में आया ना। ये केवल एक, आज समझ लो आज रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आपने 6 महीने में जो किया वो आज चेक कर रहे हो, बस इससे आपको। हाँ सर, आप बोले ये लेजर को ठीक करता है, बिना लेजर को ठीक नहीं करता है बच्चा, गलत बोल रही हो। लेजर में गलती हुई है कि नहीं इस बात का खाली पता लगाता है। बिना लेजर बनाए ये कैसे कर सकते? नहीं नहीं, लेजर अभी, अच्छा तुम कह रही हो हमको तो आप लेजर सिखाए ही नहीं, आप कैसे ट्रायल बैलेंस सिखाएंगे। लेजर सिखाना बहुत इजी है, वो हम सिखा देंगे किसी भी दिन, क्योंकि वो टाइम खराब करेगा। अगर हम लेजर शुरू करते तो एक पीरियड पूरा ले लेता। अभी अब इसमें क्या होगा, जब सवाल देंगे तो वो खुद ही लेजर के लिस्ट दे देंगे, आपको केवल डेबिट और क्रेडिट बैठा करके टोटल लगा देना होगा। तो इसमें लेजर नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चले आगे। तो इट इज द बुक्स ऑफ अरिथमेटिक एक्यूरेट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस। ये तो कह रहे हैं कि अगर आपने सारा लेजर ठीक बनाया है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। और ट्रायल, अब आपका जो टैलीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस सर्टेन टाइप ऑफ एरर रिमेन इन द व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैलीज। क्या बोला, समझ में आया? अभी बताया ना, कहता है कि ये मत समझ लेना कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो आपका सारा लेजर ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाता। नाम बदल दो अकाउंट का, हाँ, मनीष को आपने पैसा दिया, हाँ, घसीटा लिखता है, क्या नाम है उसका, घसीटा अक्षर लिखता है। हमने मनीष को पेमेंट किया, जनरल एंट्री क्या बनेगी सदाब, 5,000 रुपया मनीष को दिया, तो क्या एंट्री बना चाहिए था, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये भाई आयुष का आदत है, वो घसीट के लिखता है, वो डॉक्टर बनने वाला था, यहाँ आ गया मनीषा लिख दिया। अब इसकी पोस्टिंग कहां चली जाएगी, जाना चाहिए था मनीष के अकाउंट में 5,000 डेबिट,
मनीष के अकाउंट में चला गया, किसके अकाउंट में, मनीषा। डेबिट तो अभी भी है, डेबिट तो अभी भी है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा, लेकिन क्या ये अकाउंट ठीक बना, किसी का राशन किसी दूसरे के राशन में घुस गया, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। तो ये आपका फीचर्स है, फीचर भी वही बात है जो हमने ऊपर मीनिंग में पढ़ा था। आगे कह रहे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो अभी पता है आपको। तो इसके 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य बोल रहा है टू एसर्टेन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस, हमारा लेजर अरिथमेटिकली एक्यूरेट है इस बात का पता लगाने के लिए, और इसी को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। टू हेल्प द लोकेटिंग एरर, हमारा कहाँ कहाँ एरर हुआ है इस बात का पता लगाने के लिए हम करते हैं, है ना। ज्यादा लंबा टाइम के बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनाए, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर महीने के एंड में हम लोग एक बार बना लेते हैं। फिर बोल रहा है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर बैलेंस, इस महीने में हमने कैसा कैसा काम किया है, मेरे पास क्या क्या हुआ, एक समरी हमको दिख जाएगा कि नहीं धंधे का, तो इसलिए बना लेते हैं। और टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और ये तो आपको पता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के पहले कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो आप बना ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी बनाने में। और ट्रायल बैलेंस बनाने से आपका सुविधा बन जाएगा, फाइनल अकाउंट बन जाएगा। तो ये चारों को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। आइए आगे क्या कह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपको आइडिया लगी गया प्रिपरेशन में क्या है। नियम बताओ, डेबिट क्रेडिट का क्या नियम बताया था, बताएगा भाई भागवत, क्या नाम है तुम्हारा, यही नाम है भागवत, मोहन, मोहन भागवत। ओ मुन्ना जी, ये बताइए हम लोग क्या रूल पढ़ के आए थे, एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, ये तीनों किस तरह के हैं, डेबिट नेचर के हैं। मतलब जब ट्रांजैक्शन हुए होंगे और इनके लेज, हाँ, अगर ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट साइड, तो जिनका नेचर ही डेबिट है, तो हमारे जनरली हमारे जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये सब तो बढ़ते ही हैं, तभी तो हम एंट्री करते हैं। और इन तीनों का नेचर हम क्या मानते हैं, ये तीनों डेबिट नेचर के होते हैं। अगर एसेट खरीदोगे क्या एंट्री करोगे, एसेट टू कैश, है ना, एसेट डेबिट हो रहा है। एक्सपेंसेस करोगे क्या करोगे, एक्सपेंसेस टू कैश। लॉस होगा तो लॉस टू पार्टी का नाम, जो भी जो लॉस हो जाए। तो ये तीनों क्या मानते हैं, डेबिट नेचर के। यानी इस तरह के जो भी आपके बैलेंसेस आएंगे सब में डेबिट बैलेंस होगा। और लाइबिलिटी, इनकम और गेन, अभी समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा अभी तो नहीं समझ पा रहेगा। हमारे पास जितना लाइबिलिटी का नेचर का जो कर्जा वाला कॉपी होगा, जो इनकम वाली कॉपी होगी और जो गेन होगी, इन सब का नेचर क्या होता है, यानी इसको हम क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। आपको भर के लिस्ट दे दिया 30 लेजर का, तो हमें क्या करना है, एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए क्या होता है, कुछ नहीं, अगले दिन क्लास में जब हम प्रैक्टिकल सवाल बनाएंगे तो वहां भी दिखाएंगे, आप एक रफली एक आइडिया लीजिए। मान लीजिए ये हम लोगों का एक इंपीरियल एकेडमी का हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। फॉर्मेट बिल्कुल वही होगा जो आपका जर्नल का था, ठीक है, फॉर्मेट आपका बिल्कुल वही होगा जो जर्नल का था। यहां क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सीरियल नंबर, लेजर के कितने हैं। यहां क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखो, या फिर हेड्स ऑफ लेजर भी लिख सकते हो कि भाई लेजर के ये सब नाम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LF, यानी कि लेजर कहाँ कहाँ किस किस पेज में इसका लेजर है। यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट, और ये रुपया, और ये अमाउंट, ये रुपया, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। ओके, हम किसका बना रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स इंपीरियल एकेडमी, अपने इंपीरियल एकेडमी का हम बना रहे हैं। कौन से महीने का मिला रहे हैं, ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो यहां लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, किस तारीख को बना रहे हैं, 31 मार्च 2024 को बना रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑन मतलब उस दिन का है, तो उस दिन में कभी भी दिन भर में चाहे जब देख लेंगे, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे पहला नंबर आया कैश अकाउंट, तो कैश का नेचर क्या होता है, तो जो भी अमाउंट रहेगा वो आप डेबिट में बिठा दोगे। दूसरा आ गया, मान लो बिल्डिंग की कॉपी में आपको बैलेंस दिख रहा है, तो आपको आइडिया है बिल्डिंग एसेट होती है, क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से तीसरे नंबर में मान लो कैपिटल आ गया, तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट में हो गया। सेल्स आ गया, तो सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है।
इंटरेस्ट कमाए हो तो बैठाओगे और लास्ट में आप टैली कर दोगे तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेकिन अगर आपका कुछ एरर रहा तो इस तरफ मान लो 90,000 आ रहा है और इधर 1 लाख आ रहा है, इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ है, क्रेडिट में कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब आप खोजने को आपको कहा नहीं जा रहा है कि आप खोजिए गलती कहां है। ट्रायल बैलेंस में आपसे केवल कहा गया ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। आप ट्रायल बैलेंस बनाए, आपको एरर दिख गया, आपको यहां दिख रहा है कि कम है 10,000 रुपया, तो आप यहां 10,000 रुपया लिखेंगे और टैली हो जाएगा 1-1 लाख से। बोलो हाँ, हो गया ना 1 लाख से टैली। कौन सा? वो 1 लाख में 10,000 नहीं समझे आप। जब पूरा लेजर बैठा लिए तो लेजर बैठाने के बाद नीचे दिख रहा है, आदित्य ऊपर लिखे। चलो बताओ डेबिट में टोटल कितना आया, आप बताओ, तुम बताओ जितना बोलो मैं लिखे। जैसे आपने लिखा 1 लाख, मान लो तुम बोलो, हम ना, मेरा छोड़ दो, तुम बोलो 1 लाख यहाँ है। अच्छा 1 लाख और इधर 90, तो इधर बताओ 10,000 इधर कम दिख रहा है कि नहीं? उसमें 10,000 ज्यादा भी हो सकता है डेबिट साइड में। हाँ वही बात है, डिफरेंस 10,000 का है ना, तो कम कोई तो देखेंगे कि इधर कम है। ज्यादा से बराबर कैसे करोगे? इसमें से घटा के नहीं, जिस तरफ कम है उसी तरफ उतना और डाल के बराबर करेंगे। हाँ तो ये मतलब 10,000 रुपए का यहाँ पता नहीं लग रहा है क्या है, हमने कोई एरर किया है, क्रेडिट में गड़बड़ी कर दी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल के टैली कर देंगे। ये सारी बातें अभी अगले क्लास में जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो होगी। ये तो आपको एक जनरल आइडिया लगाए कि ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है और यहाँ पे टोटल लगा देंगे। बात समझ में आ गई? बस ऐसे ही बनता है ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे एक टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कॉपी वॉपी नहीं करना है ये। हाँ भाई 31 मार्च तक की जो स्थिति है उस दिन का बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग बनाएंगे, 1-2 सवाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे पहले आपको सस्पेंस अकाउंट का भी डिटेल बता दिया कि सस्पेंस कब खोलते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस में सारा लेजर ठीक ठीक बैठाए हैं, अपनी तरफ से हम पूरा श्योर है कि हमने सब लेजर ठीक ठीक बैठाया है, आपको अकाउंट्स की अच्छी जानकारी है, ठीक है ना। अब मिल नहीं रहा है तो जिस तरफ कम हो रहा है उतना रुपया उधर डाल करके क्या करते हैं, अभी हम सस्पेंस में डाल दिए कि भाई अभी तो समझ में नहीं रहा कहाँ एरर है, अभी इसको टेम्पोररी बैलेंस करो, जब एरर खोज लेंगे। ओ एक रेंट रिसीव था, लिखना भूल गए थे, तो उसको सस्पेंस को हटा के रेंट रिसीव लिख के ठीक कर लेंगे। तो मतलब अभी हमारा अगर कोई गलती हुआ है तो उसको हम सस्पेंस में डाल करके छोड़ते हैं। आपको भी ये सिखाया जाता होगा लाइफ में कि भाई कोई चीज अगर दिक्कत हो रही है तो उसको वहीं लेके बैठ मत जाओ कि अब इसको ठीक करके ही आगे बढ़ूंगा। परीक्षा देते समय कोई सम्स फंस जाए, मर जाओ उसी में आधा घंटा पौना घंटा, नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, जब पूरा कर लेंगे फिर आगे हम देखेंगे। बात समझ में आया ना। तो यही तरीका है कि अगर कोई एरर हो गया है तो ये सस्पेंस खुल जाएगा, सस्पेंस में हम डाल के टैली कर देंगे। और इसको ठीक कब करेंगे? साल के लास्ट में। बोले ना आखिरी चैप्टर पढ़ाना है, जब आपको पूरे अकाउंट्स का ठीक ठीक आइडिया लग जाएगा, आपको अकाउंट्स बनाना आ जाएगा, तो आपको एरर ठीक करना भी आ जाएगा। अच्छा बताओ कोई ज्यादा जानकार कौन होता है, जो अकाउंट्स बना लेता है या जो अकाउंट्स को रेक्टिफाई कर लेगा? रेक्टिफाई करने वाले का मतलब उसको पूरी बारीक पता है कि कहाँ कहाँ क्या गलती होती है, हर गली उसका छाना हुआ है, वो आराम से उसको रेक्टिफाई कर लेगा। तो ये चैप्टर जब आप रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे? पूरा अकाउंट जब पढ़ लेंगे आखिरी में, क्योंकि वहां आपको रेक्टिफाई करना सिखाया जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, इस रूल्स में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि उसमें जो नया अकाउंट आएगा उसमें आप पूछेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। वैसे हम अपने तरफ से टेम्पोरली ये रूल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने काफी छोटे अक्षर में लिख दिया ये, ताकि एक ही पेज में आ जाए। ये रूल्स लिखे हैं पीछे, रूल्स फॉर ट्रायल बैलेंस। बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें एक रूल बताएंगे, उसको बार बार, बस ये रूल तक आज खत्म होगा। और इस रूल में केवल एक रूल आपके काम का है, बाकी रूल आपको पता है, केवल एक रूल आपके काम का है, उस रूल को अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी आपका झंझट खत्म। और ट्रायल बैलेंस में बहुत ज्यादा है नहीं, अगले क्लास में 2-4 प्रैक्टिकल करा के 10-12 सवाल, फिर उसके बाद वाले सवाल में 2-4 प्रैक्टिकल करा के 10-12 सवाल, तो 2 क्लास में, अगले 2 क्लास में ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाने वाला है। और आप थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको इच्छा है कि भाई हम जल्दी करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं तो हमको खींच के चलना है तो हम 2-3 दिन में कराएंगे, 2-3 टाइप का ट्रायल बैलेंस कराएंगे, तो भी 2 दिन तो खींचेंगे हम, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप का करवाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस में पहला नियम ये बता रहे हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अग्रीड? आप अग्री हैं? क्योंकि ये हमारा डेबिट का कॉलम है, ये वाला डेबिट का कॉलम है, और ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है।
तो जो डेबिट वाले बैलेंसेस है वो डेबिट साइड में बिठाए, तो कह रहा है कि सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट में बिठाइएगा। ये तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं, जब बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तभी हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, अभी तो बहुत बच्चे पतंग उड़ा भी रहे हैं, वो आएंगे जून जुलाई के बाद, उनको लगेगा कि कॉमर्स इतना इजी है, मतलब इतना अफवाह उड़ा रखा है कि कॉमर्स तो भाई कॉमर्स क्या है, लास्ट में पढ़ने से 2 महीने में पास हो जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं, और अगर नहीं सीखेंगे कुछ तो 12th के बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे तैसे जीवन बिता देंगे। कॉमर्स बहुत मजे की चीज है, जितना डिटेल में आप चलते चले जाएंगे ना, जैसे सीए इंटर वगैरह में फाइनल लगाना, आपको लगेगा अब मजा आया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा अब मजा आ रहा है। लेकिन अगर नहीं सीखे रहेंगे तो बोर लगेगा, एकदम लगेगा कि क्या हम फंस गए कहाँ पे आके। अब जर्नल आ गया है आपको, अब ट्रायल बैलेंस बताएंगे तो आपको लगेगा कि क्या 2 कौड़ी का चीज आप बताएं, केवल लैंग्वेज तो सीखना था इसमें, और कुछ तो था ही नहीं। चलिए, यहाँ पे कुछ लेजर के बैलेंसेस हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप इन लेजर के बैलेंसेस के नाम जानते हैं, फिर भी अगर कोई नई बात लगेगी तो हमसे पूछ लीजिएगा और बताएंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला इन्होंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक का मतलब जिस दिन हमारा बिजनेस खुलता है उस दिन हमारे धंधे में जो स्टॉक है, जिस चीज का हम धंधा करते हैं, स्टॉक मतलब क्या, जिस चीज का हम धंधा करते हैं, तो केवल ये गुड्स के लिए बता रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं परचेजेस। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बगल एक डेट भी लिखा हुआ है, 1/1/2011, तो ऐसे साल का कोई भी डेट लिखा सकता है। ओपनिंग डेट मतलब 1 जनवरी हो सकती है, 1 अप्रैल हो सकता है, मतलब जितने दिन का आप बना रहे होंगे जहां से जहां तक का, वहां तक का भाई यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या था वो दिखेगा। तो अगर सवाल में आपको स्टॉक लिखा रहे और स्टॉक के सामने डेट लिखा रहे 1 तारीख, तो क्या है ये ओपनिंग स्टॉक, और 31 तारीख लिखा रहे तो क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड जानते हैं, कैरेज इनवर्ड क्या होता है बताओ हर्ष। हाँ बोलो। हाँ तो जैसे हम लोग एसी खरीदे तो हाँ। जो लोग को डिलीवर करेगा घर पे, वो ये जाएगा। ये हाफ आंसर राइट है, हाफ गलत। तू बता मुन्ना। हाँ, ये बोलना था। अब तुम्हारा भी, अब तुम बोलोगे सर हम एसी का ही धंधा करते हैं, ये बोलेगा हम एसी का ही धंधा करते हैं, तो आप क्यों हमको मना कर दिए। याद रखना, गुड्स के लिए जो कैरेज देते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। माल को जहां खरीदा, आपका कपड़े का व्यापार है, ठीक है ना, लुधियाना से कपड़े खरीदे हमने, और लुधियाना से कपड़े लाके कलकत्ता लाने में ट्रेन का भाड़ा दिया या फिर ट्रक से आया, जैसे भी आया, उसका जो भाड़ा देते हैं उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। माल को इन कराने का खर्चा, किस चीज का इन कराने का, गुड्स का, यानी माल का इन कराने का खर्चा। हंस रहा है कुछ ना, मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग व्यवहारिक भाषा में गलत समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, यही है गुड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग गुड्स ही, माल ही बोलते है ना। इसी को और नाम से जानते हैं, क्या क्या ब्रैकेट में हमने लिख रखा है, कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड बोलो या कैरेज ऑन परचेजेस बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है। कैरेज आउटवर्ड सेम उल्टा। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है हम यहाँ माल भेजते हैं, हमसे अहमदाबाद में कोई आदमी माल खरीद लिया, नरेंद्र मोदी खरीद लिया माल हमसे, गुजराती है ना वो, आयुष के रिश्तेदार, चाय ये पीता है वो चाय वाला, दोनों लोग की रिश्तेदारी है बहुत तगड़े में। तो अहमदाबाद में कोई आदमी माल खरीदा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हम माल लगाते हैं, उसका जो भाड़ा बनता है वो हम भेजते हैं, तो मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है। तो ये सारा खर्चा का अकाउंट बता रहे हैं, कितने तरह के खर्चे हो सकते हैं। सुनो, रेंट, रेंट मतलब समझते हो ना, हाँ बताओ ड्यूटी क्या होती है। अगल बगल में आ गया एक नया शब्द ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब है कह रहा है वॉचमैन, वॉचमैन की ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब यहाँ टैक्सेस है। जैसे कुछ कुछ जगह सरकार अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगाती है। जैसे आप कोई चीज मैन्युफैक्चरर करते थे ना, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे आपके दुकान मान लीजिए चश्मा का दुकान है, तो चश्मा का दुकान है तो आप शीशा खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक खरीद के आते हैं, फ्रेम से चश्मा उत्पाद कर देते हैं, तो उस पर एक ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, है ना। अब नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बताइए, कोई बता सकता है क्यों नहीं लगता है। क्योंकि सारे ऐसे जो छुटपुट छोटे मोटे टैक्स थे वो कहाँ जोड़ दिया, एक बार में जीएसटी में आ गया है। तो छोटे चीजें म्युनिसिपालिटी का टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह लगते हैं, तो ये ड्यूटी से टैक्स होते हैं, खर्चे होते हैं। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये क्या है, खर्चे हैं। रेट्स, रेट्स, रेट्स एंड रेट्स ये भी सब खर्चे ही है, छोटे छोटे। ड्यूटीज, ये इसका रेट से इतना है, इसके ऊपर इतना रेट्स देना पड़ेगा, ड्यूटीज देनी पड़ेगी आगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, 5200 पाते हैं,
5,000 में सेटलमेंट कर लेते हैं तो 200 छोड़ देते हैं, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ये क्या है मेरे लिए? लॉस है, इसलिए ऊपर क्या हेडिंग दिया? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। आगे बताइए पोस्टेज क्या होता है? मुन्ना पानी पिलाना, इसको रोकना है फिर। बोलो पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। हम किसी को कोरियर करते हैं, बिल भेजते हैं तो पोस्टेज करते हैं ना। तो मेरा चिट्ठी मान लो ये अब तो मेल में चला जाता, कह रहा है मेल में चला जाता है भाई मैनुअल हमें बिल भेजना है ना, या कुछ भी भेजना होता है तो हम कैसे भेजते हैं? किसी कुरियर सर्विस से भेजते हैं या गवर्नमेंट की सेवा लेते हैं भाई, भारतीय डाक से भेजते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? उसको पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला वो यहाँ से उठा के दिल्ली का दिल्ली पहुंचाता है। क्या फ्री में सेवा देता है हमको? नहीं, उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? एक टिकट लगानी पड़ती है। वो टिकट कहाँ मिलता है? पोस्ट ऑफिस से ही खरीदना पड़ता है। जब हम 5 रुपए का टिकट खरीदते तो 5 रुपए पोस्ट ऑफिस को दे देते हैं। तो ये 5 रुपए टिकट खरीदा, ये पोस्टेज का खर्चा नहीं है। आप कोरियर करते, कोरियर वगैरह किया है कि नहीं कभी? बोले नहीं, भारत में भी मैं पहली बार आया हूँ, कोरियर वरियर नहीं जानता हूँ। कोरियर जानता है कि नहीं? हाँ, तो कोरियर, कार्गो, DTDC ये सब आता है ना, DTDC, फ्लाइकिंग। हाँ, तो ये कोरियर के खर्चे हैं, ये आपके बिजनेस में रेगुलर खर्चे हैं। आप मान लीजिए टी शर्ट का धंधा करते हैं, है ना, तो टी शर्ट में ऑनलाइन में आपकी शिपिंग आ गई भाई, इतना पोस्टेज, टेलिंग, आपको पोस्टेज वगैरह का खर्चा करना पड़े। पोस्ट हाँ देखो लॉजिस्टिक लेना पड़ता है ना, तो लॉजिस्टिक के भी खर्चे आएंगे ऐसे, और क्या। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स का नेचर क्या होता है? सेल्स का रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न होना मतलब मेरा लॉस नहीं हो गया, तो इसलिए लॉस में रखा है। इसको रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे सुनो, स्टेशनरी का क्या मतलब है पता है आपको ना? सदा स्टेशनरी का मतलब बच्चा, वो देखो अब पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है, पेपर में पढ़ भी नहीं रहा, कहाँ हम पढ़ रहे हैं। हाँ, स्टेशनरी का मतलब बताओ, छोड़ो उसको, उसमें मत देखो, यहाँ बताओ। स्टेशनरी का मतलब अभी तो जर्नल में करके आया, चुटपुट, पेंसिल, कलम, ये सब के, पेंसिल बॉक्स, छोटे मोटे खर्चे। अरे कार्बन का पेपर, जेरोक्स का पेपर, पिन, स्टेपलर, ये सब खरीदते हैं। स्टेशनरी की शॉप है दुकान घर के आसपास, वो जो खर्चे होते हैं इसके स्टेशनरी बोलते हैं। अच्छा, तुमको लगेगा सर ये तो बहुत छोटा चीज है ना, लेकिन अगर साल भर हम रखेंगे तो बड़ा अमाउंट नहीं बन जाएगा, है ना। अब एक देखो, एक आती है तुम्हारे पास में अकाउंट्स में, हम ये चैप्टर वैसे अलग से पढ़ाएंगे एक बार, लेकिन अगर बीच बीच में आता जा रहा है तो हम बताते जा रहे हैं। एक होता है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी का मतलब होता है जो मटेरियल है उसको हम लिखते हैं, जो मटेरियलिटी स्ट्रिक्ट नहीं है उसको हम नहीं लिखते। जिस चीज का भाई हमारे पास है कि मेरा एक स्टाफ है बहुत ईमानदार है, उसकी वजह से हमारा बहुत लाभ होता है, क्या इसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उसको हम नहीं लिख पाएंगे कभी भी, ठीक है ना। तो मटेरियल में जो चीज मटेरियलिस्टिक, जो हम वैल्यू में ला सकते हैं, पैसे में ला सकते हैं, वही लिखते हैं। और कभी कभी छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो हम नहीं लिखते भाई, हम अपने अकाउंट्स में छोटी मोटी बैलेंस शीट में पूरा दिखाते ही नहीं। कैलकुलेटर खरीद के लाया, इसको क्या दिखाएंगे बैलेंस शीट में? इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई धंधा को देखेगा कि 400 कैलकुलेटर, हाँ लिखा है। देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो बोल रहे मटेरियल, जो दिखाना है वही दिखाओ जिससे लोगों को पता चले भाई फालतू फालतू। हम एक क्या लाए हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो गेट के सामने रखते हैं, डोरमैट। अब डोरमैट रखा है, बोला उसको खरीद के लाए 300 रुपए, वो भी दिखा दे? नहीं, फालतू चीजें वो जनरल खर्चा में लाके हम खर्चा दिखा देंगे, है ना। तो हर चीज। और एक नियम क्या है? फुल डिस्क्लोजर। एक है फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी, यानी कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो भाई ये बताओ क्या हो गया यहाँ पे? स्टेशनरी, वेज जानते हैं, सैलरी जानते हैं, बैड डेट जानते हैं, बैड डेट एडेड टू द प्रोविजन ये जानते हैं, जितना हमारा बैड डेट प्रोविजन हो गया, ये आगे अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंटरेस्ट पेड जानते हैं कि हमने लोन वोन ले रखा है, उसके ऊपर ब्याज खर्चा है कि नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? खर्चों की लिस्ट पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। आगे सुनो, फ्यूल जानते हो, पावर फ्यूल। पावर मतलब क्या हो गया हर्ष? इलेक्ट्रिसिटी। अब इस फ्यूल का क्या अर्थ हो गया? तेल वगैरह। तो फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल। भाई धंधे में कौन सा पेट्रोल डीजल लग रहा है? हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो मशीनें चल रही होंगी, तो मशीनें किससे चलेंगी? कोयला से चलती होंगी, डीजल तेल से चलती होंगी, ऐसे ही होगा और क्या। टेलीफोन चार्जेस, ये तो आप जानते हैं, बचपन से टेलीफोन से कौन बचा है अब। प्रिंटिंग का चार्जेस,
कोई बिल विल प्रिंट कराए, कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट जानते हो? प्रिंटिंग और स्टेशनरी अलग अलग। हाँ, प्रिंटिंग तो कॉमन जैसा उच्चारण कर सकते हो, एक साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग का मतलब हो गया कि प्रिंट का खर्चा। मान लो हमारे यहाँ वो नहीं है, क्या नाम है, प्रिंटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा बिल बनता है तो बिल भेजना है तो उसको प्रिंट कराना पड़ता है, हम जाके साइबर कैफे से कराते हैं, 10-15 रुपए लेता है, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया। स्टेशनरी क्या है, हमारे यहाँ जो कॉपी कलम पेंसिल का ये सब लगता है, जेरोक्स पेपर कार्बन पेपर ये सब लगते हैं, वो स्टेशनरी का खर्चा है। तो लगभग काइंड ऑफ सेम थिंग है, अलग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चले, कॉन्वेयांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दोनों का मतलब लगभग एक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कॉन्वेयांस आने जाने के खर्चे, ठीक है। आगे चलो, डेप्रिसिएशन से आप परिचित हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, घिसावट कह रहा है, घिस जाना माल, ठीक है, हमारा एसेट का घिस जाना। हाँ, वैल्यू डाउन हो जाए। चश्मा कितने खरीदा तुम? चश्मा कितने? 1050। 1500 का था, बार्गेनिंग करके रखा। 1050। अब ये इसका कोई 1050 देगा? नहीं देगा। कितना देगा? 50। कितना देगा? 100-200 देगा। तो 700-800 जो हो गया वो घिसावट हो गई, ठीक है। और 2-4 साल पहन लो, फिर ही कोई नहीं लेगा, फिर तुम खुद ही दे देगा। होली में देखेगा कोई भिखारी करे उसको पहना देगा। नहीं तो एक काम कर देना, क्या है, तुम लोग पढ़ा होगा शायद, सीबीएसई में थे ना, तो नेताजी का चश्मा तो पढ़ा ही होगा, तो बस वही कर लेना। जाके देखना, टॉबिन रोड में एक मूर्ति लगी है, टॉबिन रोड में एक नेताजी की मूर्ति लगी, उसे चश्मा है नहीं, जाके तुम ऐसे पहना देना, हॉली क्राइस्ट स्कूल के सामने। चले आगे। अच्छा, इनकम टैक्स को क्या मानते हैं? आज सुनो, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब देखो जर्नल एंट्री ऐसे ही, जब 2-3 आपको रिवीजन देंगे तो उसमें समझाएंगे, इधर आओ। अब नई नई जर्नल एंट्री आपको बता रहे हैं, आप अपने क्लास के बच्चों से पूछेंगे, वो शायद जो अच्छा पढ़े होंगे वही बता पाएंगे, सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये बताओ, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड जर्नल एंट्री क्या बनेगी सदा, बताओ। कैश में हमने इनकम टैक्स पेड किया है या चेक बना के गवर्नमेंट को भरा, जर्नल एंट्री बताओ। वेरी वेरी गुड, क्या जवाब दियो, तुम तो सीख गए। इनकम जर्नल आ गया है, आयुष थोड़ा डांट वांट खा के सीखा, लेकिन सीख गया। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही बोल रहे हैं। 4000 रुपए का इनकम टैक्स हमारा जमा हुआ है। रिद्धि क्या एंट्री ठीक है? ठीक बोला है? कैश होगा ना? अरे चेक बोलो, कैश बोलो, की मतलब है कैश में हमने पे किया, चेक में पे किया। अरे भाई, हम कैश और चेक को तो इक्विवेलेंट मानते हैं ना। एंट्री ठीक है, आंसर गलत, ये का है। क्यों गलत हो गया? इनकम टैक्स को ड्राइंग मानते हैं। अब ये तुम्हारे दिमाग में ये क्या खुजलाहट है कि वो इनकम टैक्स को ड्राइंग मानते हैं? सुनो, हाँ तो बोला है नहीं है, यही सोच रहे थे। देखो, इनकम टैक्स को हम लोग क्या मानते हैं? ड्राइंग मानते हैं। क्यों ड्राइंग मानते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो, क्यों ड्राइंग मानते हैं? उसी वाले को, उसी से पुलिस वाले को परेशानी मिलता है, क्या बोल रहे हैं? और नहीं, तो मेरे फर्म में हमने इनकम किया, सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया, तो एक खर्चा है मेरे लिए, तो हमको इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए, भाई खर्चा है तो खर्चे के लिस्ट में लिखे। लेकिन नहीं, इसको हम ड्राइंग मानते हैं। कारण क्या? सुनो, मेरा बात बताओ। अच्छा सेल्स, अच्छा ये बताओ, हमने म्युनिसिपैलिटी का टैक्स दिया, तो वो भी तो धंधे से ही निकाल के दे रहे हैं, इसको म्युनिसिपैलिटी टैक्स ही लिखेंगे। म्युनिसिपैलिटी का जो हमारे टैक्स होता है, या नॉर्मल कोई टैक्स लग गया तो उस टैक्स को हम टैक्स ही लिखते, खर्चा तब एंट्री आपकी वही रखेगी, भाई सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही लगेगा। लेकिन जो ये लगा रहे हैं इनकम टैक्स, इसको ड्राइंग बोल रहे हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि फर्म का काम होता है कि ये काम करके प्रॉफिट निकाल दिया, ये प्रॉफिट करके काम दे दिया। कह रहा है, फर्म कह रहा है कि मेरे पास 10,000 रुपए की प्रॉफिट हो गई, हो गया, बात समझ में आ रहा है? अब इस 10,000 में प्रॉफिट हो करके ये रखा हुआ अपने पास, ये किसका प्रॉफिट है? प्रोपराइटर का। प्रोपराइटर इस 10,000 में से 2,000 रुपया निकाल के अपनी वाइफ को दे दे, तो ये इसको क्या बोलते हो? ड्राइंग बोलते हो। 3,000 रुपया निकाल के अपने बेटा को दे दे, तो इसको क्या बोलते हो? ड्राइंग बोलते हो। तो उसमें से 4,000 निकाल के अगर गवर्नमेंट को दे दे, ये जिम्मेदारी है उसकी देना? नहीं, वो एक सिटीजन है, एक जिम्मेदार नागरिक है, इसलिए उसको ड्राइंग देना पड़ता है। और ये अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको शेयर करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है देना,
ये जरूरी है देना? नहीं, आपका एक स्लैब है, इससे ऊपर जब कमाएंगे तब उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब बताओ, हमारे पास में एक जो जिस बिल्डिंग में है वहां पे हम जितना पानी यूज करते हैं उसका टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। टैक्स नहीं भरेंगे पानी नहीं देगा, हम धंधा कैसे चलाएंगे? तो ये जरूरी है। लेकिन ये क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो भारत में इसीलिए लोग भारत छोड़ के भाग रहे हैं। जानते क्यों भाग रहे हैं? टैक्स का स्लैब बहुत तगड़ा है। मतलब अगर आप 2-4 करोड़ रुपया कमा लिए तो कहेंगे आधा हमको दे दीजिए, 45% तक तो हम ही को दे दीजिए। इसलिए टैक्स जब आप यहाँ का पढ़ेंगे, अभी फाइनल ईयर में जब मतलब सीए वगैरह में जाओगे, टैक्स पढ़ोगे, तुम लास्ट में रो दोगे, भाई इतना घटिया सिस्टम यहाँ का टैक्स का। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यहाँ से निकल लेते हैं कि हम दूसरे देश में जाएंगे, वहां टैक्स पे कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, कमा लेते हैं धड़ाधड़ लोग। यहाँ पे अगर तुम्हारी सैलरी बन जाए, मान लो 2-4 लाख रुपए महीने का सैलरी आ गया, तुम टैक्स भर दोगे भड़बड़ा के एकदम, तुम्हारा टैक्स ही काट लेंगे वो लोग। और बाहर चले जाओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां आराम से कमाओ, उतना टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, इनकम टैक्स का ड्राइंग लिखेंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले को म्युनिसिपैलिटी लिखेंगे। अगर हम वाटर टैक्स भर रहे हैं तो वाटर टैक्स ही लिखेंगे। इनकम टैक्स का ड्राइंग लिखने, ड्राइंग अकाउंट लिखने तो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स पे किए। हाँ, तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई वो तो जिम्मेदारी नहीं है, वो धंधा चलाने के लिए हमारा एक खर्चा है। अगर हम म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारे बिल्डिंग को झोपड़पट्टी गिरा देंगे। मेरा कंगना रनौत के जैसा घर गिरा दिया था ना, मेरा भी गिरा देंगे। कहेंगे ये सब इलीगल काम करते हैं आप, सरकार को आप बिल्डिंग चला रहे। रोड का टैक्स अगर हम ना भरें, गाड़ी चलाने हमको देंगे? कहेंगे भैया आपका क्या हक है? तो गाड़ी चलाने के लिए हमको रोड का टैक्स देना पड़ रहा है, ये हमारे लिए खर्चा है, हमारी इच्छा नहीं है। समझ में आया? अगर हम टैक्स ना भरें तो रोड पे पकड़ लेंगे पुलिस, आए दिन पकड़ लेंगे, भाई आपका टैक्स पूरा नहीं है, आप भरिए। अब भाई कागज जमा ले लेंगे, ये वो नौटंकी, पहले टैक्स भरवाइए, है ना? तो ये हमारा ध्यान रखना। इनकम टैक्स अगर कहीं भी आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? एंट्री कैश। वाह, ये बात हमने अच्छी कर ली। रिपेयर, रिपेयरिंग का खर्चा, सदाब रिपेयर बताओ। इस तरफ थोड़ा घुमाना, मेरे तरफ। रिपेयर क्या होता है? ठीक है, ये रिपेयरिंग का खर्चा हमारे लिए रिपेयर खर्चा है। आप इसको दूसरे तरफ से सोच सकते हैं, आपके लिए रिपेयरिंग क्या है? खर्चा है। अब मान लीजिए ये अवनीश है, इनका धंधा है, ये मशीन रिपेयर करते हैं, तो इनके लिए वही रिपेयरिंग क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी सवाल में ऊपर में मान लो लिख लिया कि ये क्या नाम है इसका, आयुष मोटर गराज, ये भाई आयुष का गराज है। अब उसमें लेजर में लिस्ट आएगा रिपेयरिंग, तो आप क्या मानोगे उसको? खर्चा? नहीं, वहां पे आपने मशीनों को रिपेयर कराए, तब क्या मानोगे? इसलिए दिमाग चौकन्ना खोल के पहले कंपनी का नाम पढ़ना कि वो किस चीज का धंधा करती है। एडवर्टीजमेंट करना क्या होता है मेरे लिए? खर्चा। सनमार्ग एक कंपनी है, जानते हैं आप? प्रभात खबर एक कंपनी है, इंडिया टुडे एक कंपनी है ना? इंडिया टीवी वाले हैं, रजत शर्मा वाले, हम कहे कि मेरे कोचिंग का एड दिखा दीजिए आप ब्रेक में, इंपीरियल एकेडमी बोलकर एड दिखाइए, तो क्या कहेंगे? पैसा दीजिए हमको, फ्री में थोड़े ना दिखाएंगे। आप प्रोग्राम सुनते समय देखते हैं, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड है। मतलब प्रोग्राम हमको दिखाने के लिए कौन खर्चा कर रहा है? वो जो कंपनियां वो पैसे देती है कि इनका प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम खरीद लीजिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, और इस प्रोग्राम के बीच बीच में हमें भी दिखाते रहिएगा, प्रचार होता रहेगा, हो जाएगा। तो देखते ना, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फेयर एंड लवली, टाटा हाजमोला, ये क्या क्या सब दिखा डालेगा। और जैसे ही ब्रेक होगा उतने सारे ऐड दिखाएंगे। अब तो ये सिस्टम नहीं रहेगा, अब तो आप लोग ओटीटी वाले हो गए। हम लोगों के टाइम में सुनोगे तो हंसी आएगा, मतलब शायद तुम लोग सच में हंस लोगे कि एक पिक्चर आती थी, एक पिक्चर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। आज फ्राइडे को 3 घंटा देखे, 1.5 घंटा दिखाएगा, और अगले फ्राइडे को टीवी पे आएगा। मतलब एक फिल्म हम दो हफ्ते में पूरा कर रहे हैं। फिर बाद में नहीं, 2 दिन में हो जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे रात को 9 बजे से 10:30 या 10 से 11:30 तक 1.5 घंटे फिल्में चलेंगी। सोचो क्या जमाना था, लोग इतने भटकाव नहीं था, लोग आराम से उसको शुक्रवार का इंतजार करते थे कि आज शुक्रवार है। बाइस्कोप बोलकर एक प्रोग्राम आता था, बाइस्कोप, उसमें हम लोग देखते थे। आज बाइस्कोप में 3 घंटे में, 3 हफ्ते में पूरा करेगा एक फिल्म। हम एक पिक्चर देखे थे एक दूजे के लिए, है ना, बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो भाई हम थे छोटे उस समय, हमको लगा कि देखेंगे। अब देखना शुरू किया तो उसमें एक मद्रासी था और एक हिंदू लड़की थी, दोनों बहुत ज्यादा प्रेम हो गया।
अब वो उसको बोलते, उसको बता दूसरे लड़का शादी नहीं करवाएंगे, वही पूरा झंझट था। तो 3 घंटे में उसको 3 हफ्ते में देखा बाइस्कोप में। अब क्या है, ओटीटी है आपके पास, स्पीड बढ़ा के खत्म कर लेते, भाई बकवास हो रहा है गाना भगाओ। और वहां पे सोचो 1 घंटे का फिल्म दिखाने के लिए हमको 3 घंटे लगाते थे, 9 बजे से 12 बजे तक। मतलब बीच में कितना ऐड आता होगा सोच लो। 10 मिनट का फिल्म आया, फिर 15 मिनट ऐड। तो जब ऐड आ जाता था हम लोग घर पे जाके, हाँ भाई अब तो खाओ लो, 10 मिनट बाद शुरू होगा। इतना 20-20 ऐड दिखाते थे। तो एडवर्टीजमेंट वाले क्या करते हैं, तो मेरा प्रश्न वो था, नहीं घूम गए वहां पे। ये बताओ कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट क्या है, इनकम है। पेपर वाले, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हर पेपर में इतना बड़ा बड़ा छाप के आया ना, क्या फ्री में छापे होंगे? नहीं, वो पेपर में कई कई लाख कई कई करोड़ रुपए ले लेंगे इतना छापने के लिए। पेपर में इतनी सी जगह छापने के लिए 600-700 रुपए ले लेते हैं। एक पेपर जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, कितने का मिलता है? कितने का मिलता है? 3.5, 4, 5 रुपए का। जैसे और इंग्लिश पेपर है तो शायद 10 का भी, अब तो संडे वाला 10 रुपए का मिलता है ना। कितना पेज रहता है उसमें, देख रहे हो, 24 पेज, 25 पेज, एक चिकना वाला पेज अलग, फिर रविवार को ग्रेफिटी अलग, इंडिया उसमें कोई ना कोई मैगजीन डाल देता है। ये पैसे इतना, एक पेपर छापने में उनको कम से कम 25 से 30 रुपए खर्चा होते हैं, आपको मिलता है 5 रुपए में। क्यों? क्यों बताइए? हाँ, उनकी वो एक्चुअली में उनका न्यूज दिखाना एम नहीं है, उनका एम क्या है? एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमाना। वो तो उनको तरीका है कि भाई मेरा न्यूज के बदले एडवर्टीजमेंट हमको मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हाँ देखो, कह रहा है व्यापार है। रिद्धि अब धीरे धीरे ये बिजनेस समझ रहा है। तो तुम बड़ा होके एडवर्टीजमेंट कंपनी का ना बोलना, एक नया टाइप का एडवर्टीजमेंट। आप हमको बता दो, जो बात बोलना हम चौराहे खड़े होकर के चिल्ला के बता देंगे, पैसा मिलेगा तुमको। तो मेरा कोचिंग का प्रचार कर देना, ये देखो ये अलग मीटिंग में बैठा हुआ है, करो मीटिंग। हाँ करो मीटिंग, खूब खेलो मीटिंग। हाँ, और बीच में हम भूषण को बुला देंगे, अलुआ मीटिंग हो जाएगा। दुष्ट कहीं का, पढ़ा रहे इधर ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ध्यान दे रहा है, बोले आप बोर कर रहे हैं ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस, तो याद रखना कि जो कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खर्चा है कि इनकम है। हम रेंट भर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है। लेकिन कोई रेंट पा रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए वो क्रेडिट होगा, मेरे लिए डेबिट होगा। सदा उसको रख दो, नहीं पीट देंगे हम। क्या किससे चैट किया जा रहा है? रखो उसको, रखो उसको, बोलो अभी क्लास चल रहा है, क्लास के बाद बात करेंगे। बदतमीज कहीं गए था भाई, बहुत दुष्ट है। इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही तुम्हारी। चलो अब दूसरा नियम कह रहा है, जैसे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप कहां रख दिए थे, डेबिट में, और ऑल इनकम और गेन कहां रखेंगे हम, क्रेडिट में। अब इसमें पढ़िए इनकम में, अब देखिए बताइए, जो चैटिंग कर रहे थे ना, अब बताओ मेरे साथ। सेल क्या है, इनकम है, जानते हैं आप। डिस्काउंट रिसीव जानते हैं, इंटरेस्ट रिसीव जानते हैं। डिविडेंड क्या होता है, बता चुके हैं कि फिर से बताएं? डिविडेंड क्या होता है, फिर से बताएं दोबारा? ठीक है, पूरे साल में हम कई बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, नया नया बच्चा लोग है अभी। हाँ, अभी एकदम नए नए कॉमर्स में आए हैं। तो डिविडेंड, जब हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, उसका एक एक शेयर अभी 2800 रुपए के आसपास चल रहा है, हम 10 शेयर खरीद लिए, तो 28-30 हजार रुपए उनको हम इन्वेस्ट कर दिए उनकी कंपनी में। उस पैसे से वो धंधा कर रहे हैं। अब धंधा करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट करने के बाद में जब प्रॉफिट आती है तो वो एक मीटिंग करते हैं, जो अभी कर रहे थे आप, मीटिंग करिए मीटिंग। हाँ, तो मीटिंग में उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? तो उसमें डिक्लेयर करते हैं कि कितना रुपया हम अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड बांटेंगे। यानी डिविडेंड मतलब मलाई, यानी प्रॉफिट, आपको कितना मिलेगा। तो जब आपको प्रॉफिट आती है वो डिविडेंड आता है। जैसे अभी मेरे पास SBI का कुछ शेयर पड़ा हुआ है, तो अभी कुछ दिन पहले हमको 1400 रुपए के आसपास डिविडेंड आया था। ठीक है, 1400 रुपये हमने उस दिन खूब बिरयानी खाया, नहीं खाते नहीं, नॉन वेज नहीं खाते, सॉरी गलती बोला, आया था बस ऐसे मजाक में बोल दिया। हाँ, आलू वाला। परचेज रिटर्न, देखो परचेज मेरा क्या होता है, खर्चा है, और अगर परचेज का रिटर्न कर दिया तो ये इनडायरेक्टली इनकम हो गया ना। ऐसे आगे चलिए, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न टू डीलर भी बोलते हैं। रेंट रिसीव, बोलो क्या होगा ये, रेंट रिसीव, समझ गए? आप मकान मालिक हैं, लैंडलॉर्ड है, किराएदार आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये रेंट रिसीव्ड हो गया। आगे चले, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, चल बता, बहुत तू मीटिंग किया, बता इसका मतलब। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग,
कौन सा बताओ? मिसलेनियस रिसीट। मिसलेनियस का मतलब होता है तरह तरह के, रिसीट माने प्राप्ति हुई, अलग अलग तरह से, अलग अलग विधियों से आपको कुछ कुछ प्राप्ति हुई। मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं पढ़े हो? हर एक चैप्टर में रहता है ना कुछ कुछ पीछे मिक्स वाला, हाँ, तो उसको क्या बोलते हो? मिसलेनियस ही तो बोलते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज वही है, मिसलेनियस रिसीट, तरह तरह के आपको धन की प्राप्ति हुई है। बुआ आके दे गई हैं, चाची दे गई हैं, दादी थोड़ा सा दे दी है। हाँ वही बता रहे, पूछ तो रहे। ये वाला जो फ्लैट है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसमें कितना रूम है? 3 रूम है और 1-2 बालकनी भी है उस तरफ पीछे की तरफ। मेरा प्रश्न ये है कि सर को बालकनी का जरूरत नहीं था, रूम यहाँ क्लास चलता है, रूम नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है, पीछे बालकनी है, रूम नंबर 2 के पीछे बालकनी। देखे हो कि नहीं? उस तरफ गए हो? हाँ हाँ हाँ। तो एक राहुल सर है हमारे, राहुल सर बोले कि सर वो रूम तो आपका खाली रहता है, तो उसको आप हमको कुछ वेकेशनल हम कोर्स कराएंगे कंप्यूटर का बेसिक वगैरह, तो हम उसको यूज कर लें। तो राहुल सर को बोले कि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2000 रुपये करके महीना दे दीजिएगा। तो समर वेकेशन में वो अपना क्लास करवाए थे बेसिक कंप्यूटर वगैरह का, तो 3 महीना क्लास चला था, मार्च अप्रैल मई, अब ऐसे ही कुछ चला था 3 महीने तक। तो उसमें वो बेसिक सिखाते हैं, पूरा का पूरा कंप्यूटर के अच्छे जानकार है राहुल सर, तो उन्होंने बेसिक सिखाया था। तो विजय सर इस वाले फ्लैट का 24,000 रुपया रेंट देते हैं, शायद इतना ही, हमको पता नहीं, दे पूछ लेना, नहीं तो बोले इतना दावे के साथ बोल रहे हैं, तब कम कम बता रहे बच्चों को, होगा जो भी होगा। 24,000 जो रेंट भर रहे हैं, वो विजय सर के लिए क्या है? खर्चा है। वो एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट टू कैश। लेकिन राहुल सर से 2,000 की रिकवरी हो रही है, रेंट फ्रॉम सबलेट हो रहा है, इसका एंट्री क्या मारेंगे? हाँ, तो क्या एंट्री करेंगे? रेंट टू रेंट फ्रॉम सबलेट, रेंट बोल देंगे, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब है एक तो हमने लेट किया हुआ है और हमने फिर किसी को लेट कर दिया, तो सबलेट हो गया, मेरे नीचे हमने सबलेट बना लिए, ठीक है ना। एक डिवीजन होता है और उसके नीचे और टुकड़ा करते हैं तो सब डिवीजन होता है, तो एक लेट है उसके नीचे और टुकड़े हुए, सबलेट हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ बता रहे ना, उस पे आ रहे ना। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का क्या अर्थ है? ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी क्या होता है, हम इनकम करवाते हैं, होती है हमारी इनकम। जैसे मान लो मेरा एक कोई कंपनी बताओ, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग का कोई चीज बताओ, है स्टील का मैन्युफैक्चरिंग, नहीं कोई ऐसा चीज बताओ जो जिसे बनता हो और उसमें थोड़ी कारीगरी है। अच्छा मान लीजिए कि ये घड़ी स्मार्ट वॉच पेन है, कौन सी कंपनी का घड़ी तुम्हारा? नॉइस का है, कितने का लिया? 3,500 रुपए का। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी घड़ी की, वहां पे थोड़ा टेक्निकल लोग की जानकारी होनी चाहिए, जिनको जानकारी होती है उसमें जो भी अपना चिप विप लगाते हैं बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मान लो चाइना की कंपनी या इंडिया कहीं की कंपनी है, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे किसी को ट्रेनिंग नहीं दे देते, उनको बुलाते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं ट्रेनिंग का, हम सिखाएंगे। जैसे मान लो हम लोगों के टाइम में, अभी तो नहीं ये चलता है, बहुत पहले चलता था, लड़कियों को अभी अभी कुछ कुछ छोटे तबके के लोग जो हैं, मतलब थोड़े पिछले रूरल एरिया की तरफ में, जब गर्मी की छुट्टियां होती है स्कूल के बाद में, वो क्या करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर सीखेंगे, हैं हम मेहंदी लगाना सीखेंगे, हैं सीखती है ना, तुम नहीं सीखती हो, सीखती है कि नहीं लड़कियां? तो ब्यूटीशियन सीखेंगे, क्या करती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, अपना नाम लिखवाती है, अपना नाम लिखा करके ट्रेनिंग लेंगे, उसके लिए पैसा लेता है कि नहीं ब्यूटी पार्लर वाला? तो ट्रेनिंग के दौरान पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप हो गया। हम एक तो छोटा सा बोलचाल भाषा में उदाहरण देख रहे हैं, बड़े अर्थ में ये अलग हो जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान में जो अर्निंग होती है हमारी। हाँ तो भाई कैश रिसीव करो, कैश अकाउंट डेबिट टू अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस, तो उस समय में क्या होता था, एक कपड़े जैसे स्वेटर बुनने का एक मशीन आता था, तो स्वेटर बुनने का मशीन जिनके पास रहता था वो ट्रेनिंग देते थे, भाई सीख लेते थे, फिर उनकी नौकरी लग जाती थी। तो वो जो सीखते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग ट्रेनिंग से पैसे ले लेते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट कलेक्टेड, ये तो आप समझ गए किसके लिए कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट कलेक्टेड? कंपनी के लिए, एडवर्टीजमेंट वाले कंपनी के लिए। रिपेयर, इनकम फॉर रिपेयरिंग कंपनी, ये तो आपको बता ही दिया। ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स कहां हो जाएंगे? डेबिट में। और उनके ऊपर एक प्रोविजन, याद रखिएगा, उनके ऊपर प्रोविजन, अभी तो आप मोटे तौर से समझिए कि एसेट्स के ऊपर प्रोविजन बनते हैं। कैसे? अब समझो, प्रोविजन को बढ़िया से समझो। जितने एसेट्स हैं सब डेबिट, पक्का? तो पहले एसेट्स को समझ लेते हैं, फिर प्रोविजन को समझाते हैं।
जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट। क्या क्या डेबिट है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या किया जा रहा है? अच्छा ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, मेरा प्रश्न है प्लांट में और मशीनरी में क्या अंतर है? प्लांट माने पेड़ पौधा, हाँ बोलो। फैक्ट्री का प्लांट होता है, प्रोडक्शन होता है। हाँ, तो प्लांट में और मशीनरी में क्या अंतर है? मशीनरी हम सिंगल किसी मशीन को मशीनरी कहते हैं, और जब कॉम्बिनेशन बना के एक सेटअप तैयार कर लेते हैं उसको प्लांट कहेंगे। ग्रुप ऑफ मशीनरीज को जोड़ करके एक काम करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? उसको प्लांट। तो ये एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर एंड फिक्सचर, बोलिए फर्नीचर और फिक्सचर में क्या अंतर है? ये सब समझ के चलिए, जैसे जैसे आ रहा है बताते चल रहे हैं। फर्नीचर और फिक्सचर में अंतर बताओ आयुष, क्या अंतर है? यही सब। तो फिक्सचर माने वही सब। फर्नीचर का मतलब होता है कि जिसको आप मूव करा सकें, जैसे ये सब फर्नीचर है। फिक्सचर का मतलब है जो एक जगह फिक्स रहेगा, दरवाजा। हाँ भाई, वार्डरोब है वो कहाँ फिक्स रहेगा? वहीं लगा रहेगा जिंदगी। तो ये तो यही फिक्स रहेगा, कहाँ जाएगा इसको लेके? तो फर्नीचर और फिक्सचर, फर्नीचर का तो मूव करा सको, फिक्सचर जो एक जगह है, बस वैसे ही है। फर्नीचर फिक्सचर के बाद क्या है आपका? एक और बताओ। इन्वेस्टमेंट तो आप समझते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को ना इस तरह से समझिए कि कोई भी चीज जिसको हमने खरीद के रखा हुआ है कि उसका दाम बढ़ जाएगा या फिर उससे कुछ अर्निंग आ जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आप बोलो ऐसा कोई भी चीज रख लो, अर्ज क्या रख? सोना। बोलो और बोलो आप। बॉन्ड पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर होता है, जानते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर होता है। हाँ क्या बोल? जमीन, लैंड हमने खरीदा है कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू पड़ जाएगी। सदाब के डैडी ने खरीद रखा है, अब वो बेचेगा, अब इसका बेटा बेचेगा। ये दादाजी ने खरीदा, पिताजी ने संभाला, सदाब संभालेगा, इसके बाद का जनरेशन बेच देगा। कितना बढ़ जाएगा दाम? इनके पिताजी ने बहुत सस्ते में, दादाजी ने बड़े सस्ते में खरीदा था, इसको इसीलिए आधा, इसका नजर उसी पे है कि दादाजी मेरे नाम पे कर क्यों नहीं रहे हैं। आगे बताइए और बताओ इन्वेस्टमेंट का उदाहरण। जानते हैं इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है इसका। तो हर चीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आएगा। आपको बताया था ना, कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे आपको बताते रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसमें आएगा? ये 13 में। तो इसमें बोलता है कि इन्वेस्टमेंट कोई भी ऐसा चीज, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से डेफिनेशन बता रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे बड़े क्लासों में, लेकिन अभी खाली सुनते रह करें, कान में पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं संस्कार रहेगा, कोई बोलेगा तो याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा बोले थे। कोई भी ऐसा चीज जिसको हमने रखा है इसलिए कि उसका दाम बढ़ जाएगा या उसकी अर्निंग हो जाएगी, तो वो एसेट है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक चीज को छोड़ के ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा अगर एक डेफिनेशन में इसमें और कुछ ना जोड़ा जाए। क्या चीज? ऑर्डिनरी कोर्स को छोड़ के आप जो धंधा करते हैं, जिस चीज का धंधा करते हैं, टी शर्ट का धंधा करते हैं, टी शर्ट भी तो इसीलिए रखा है कि इसको बेच के कमाएंगे, अर्निंग होगी, और इसको रखे रहेंगे तो दाम बढ़ जाएगा। क्या टमाटर वाले वेयर हाउस में टमाटर रख के नहीं उसका दाम बढ़ा लेते हैं? तो क्या उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं। ऑर्डिनरी कोर्स को छोड़कर, जिस चीज का आप धंधा करते हैं उस चीज को छोड़ करके आप कोई भी चीज खरीदा, आपने बॉन्ड पेपर खरीद रखा है, आपको पता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं, आपको पता है पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पता है ना? तो पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? गवर्नमेंट एक पेपर निकालती है जिसका नाम है किसान विकास पत्र। क्या नाम है? केवीपी। आप जाके खरीदते हैं, वो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस कर देते कि भाई 10 साल बाद आइए, आज 10,000 रुपया रख के जाइए, 11 साल बाद आइए, 12 साल बाद, जो भी उनका टेन्योर है उतने बाद आइए, हम आपको डबल दे देंगे पैसा। क्या मजे की बात है। तो ये क्या है? हमने क्यों खरीदा? कोई भी चीज, वो सर्टिफिकेट होल्ड करके रखा है, किस लिए? तो तुम्हारे नॉमिनी भी तो होगा कोई, शादी कर लो, निकाह पढ़ लो, पत्नी हो जाएगी, वो ले जाएगी, और क्या दिक्कत है। आगे चलें। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एक बिल रिसीवल को आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन बिल रिसीवल के बारे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा पूरा, तो अभी यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कैश में जो पैसा पड़ा है, बैंक में जो पैसा पड़ा है, ये सारे एसेट्स हैं, ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड में। भूल गए आप, कहाँ चल रहे थे? ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट किधर क्या लिखना, यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, डेटर को और किस नाम से जानते हैं? डेटर को बोलते हैं सेल्स का लेजर बैलेंस। सेल्स लेजर बैलेंस, कितने लोगों को हमने उधारी में सेल किया है, उसका जो बैलेंस है वो क्या दिखाएगा? डेटर दिखाएगा। तो सेल्स लेजर बैलेंस, और ड्यू फ्रॉम कस्टमर भी बोलते हैं, ठीक है।
इसको बुक डेट भी बोलते हैं, बुक डेट यहाँ नहीं लिखा है, हमने बता दिया, बुक डेट भी बोलते हैं। हाँ, तो बुक डेट मतलब बुक्स में कितने रुपए का डेट है। अब जो डेट डूब जाता है वही बैड डेट हो जाता है। ठीक है, आगे गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, जीपीसी नोट बोलते हैं, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। आगे बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को प्रीपेड कर रखा है, मेरा जून का फीस इन्होंने भर दिया है, उनके लिए वो एसेट है, उनकी सेवा वो पाएंगे। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं भरा है, मई का फीस नहीं भरा है आयुष अभी तक। अच्छा भाई तुम सीरियस, तुम बार बार एकदम सीरियस हो जाता है। हम अभी अगर बोले तुरंत की कलम गले में फांसी फंदा लटका रहे थे, बोला क्यों सर मर रहे थे। भाई मजाक है, यहाँ सारी बातें काल्पनिक होती, क्या बोलते हैं आदि, यहाँ पे जितनी बातें की जाती है सब मजाक, मतलब मेरे ऐसा नहीं, केवल इसलिए बुलाया था कि आपको बात लगे। अब हम एक अच्छा एक्टर है, तुमको लगता है कि एक्टिंग अच्छी है तो बात अच्छी है, हाँ नहीं तो जाके पिताजी शिकायत कर देता है, आज हमको डांटे हैं, हमको कितना रास्ता और हम रोते रोते आए हैं। हाँ बोला, हाँ बोले कि आप तुम हमको जिंदगी भर ऐसे परेशान करेगा, तो बोलो तुम्हारा हक है परेशान करना, उसी परेशान करने का तुम पैसा लेते हैं, तुम जितना चाहो करो, खूब परेशान करो, हमको पैसा ले रहे हैं, और क्या, ज्यादा परेशान करेगा तो फीस बढ़ा देंगे, और क्या, तुमको झेलने का भी तो पैसा लेना पड़ेगा। आगे चलें, अक्रूड इनकम, ये आपको पता है ना, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, इनकम हो गया है हम पाए नहीं तो मेरा एसेट है। अच्छा, इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये प्रोविजन हम समझा रहे हैं थोड़ा देर में अभी। अच्छा, लाइबिलिटीज, जितने कर्जा होते हैं हमारे ऊपर, कैपिटल बताओ मेरे लिए कर्जा है, कैपिटल मेरे लिए कर्जा है कि नहीं बोलो। अच्छा, फिर उसके बाद में क्रेडिटर, क्रेडिटर को परचेज लेजर भी बोलते हैं, ड्यू टू डीलर भी बोलते हैं, बिल्स पेबल, लोन, डिवेंचर, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं डिवेंचर क्या होता है। कंपनी में हम पैसा लगाते तो कैसे लगाते थे, शेयर खरीद के, और शेयर का दाम बढ़ जाता है, कंपनी प्रॉफिट करती है तो हमारा शेयर का दाम बढ़ता जाता है, कंपनी लॉस करती है तो हमारे शेयर का दाम घटता जाता है, क्योंकि भाई हम भी उतने रुपए के उस कंपनी में पार्टनर है। हमको ये पसंद नहीं था, हमने कहा कंपनी को 200 करोड़ रुपए देने को तैयार है, किसको, रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कहता है दे दीजिए, हमारा धंधा आगे बढ़ जाएगा। हमने कहा कि वो हमको नहीं चाहिए, वो कह रहे आप लोन की तरह हमको दे दीजिए, तो हमने कहा बनाओ लोन का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तो एक सर्टिफिकेट वो बना के देता है कि आप 200 करोड़ रुपए का हमको लोन दे रहे हैं, हम हर साल आपको इसका ब्याज देंगे, साल पे ब्याज देंगे। वह लोन के मेरे बात में बात हो गई 15% ब्याज देगा, कंपनी अच्छा करे बुरा करे डूब जाए हमको चिंता है उससे नहीं, हमको क्या लेना है, ब्याज लेना है, और जब समय पूरा हो जाएगा तो हम अपना सर्टिफिकेट दिखा के अपना अमाउंट ले लेंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट देती है कंपनी इशू करती है, इसको कहते हैं लोन सर्टिफिकेट, और इसी को अच्छा नाम क्या है इनका, जैसे इनका नाम मुन्ना है बोलचाल भाषा में, और लेकिन असली नाम इसका भागवत है, तो जो भी हाँ वही है, दोनों एक नाम करवा दिया आप। अच्छा तो ठीक है भाई, तो एक अच्छा नाम है और एक निक नेम है, एक रिद्धि का है, एक तुम्हारा घर का नाम क्या है, हाँ झूठ मत बोलो, पुचकी, क्या नाम है इसका, क्या बोलता है, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, घर का नाम पुचकी, और उसका हाँ सुनो भाई, तो ये क्या हो रहा है कि डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या है, ये लोन सर्टिफिकेट है, कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, कंपनीज इशू करते हैं, जब वो लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, लोन के लिए कंपनीज इशू करते हैं। आगे चलें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप जानते हैं, इनकम अगर एडवांस में ले लेते हैं तो ये आपके लिए कर्जा हो जाता है। अच्छा, बैंक में अगर ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब आप बैंक नेगेटिव में जा रहा है, आपका ज्यादा पैसे आपने निकाल लिया तो कर्जा हो गया आपके ऊपर। अच्छा, हर्ष के दिमाग में आ रहा है सर ये कैसे हो सकता है, हाँ हम जिस तरह से तुम देखते हो तुम्हारे देखने के अंदाज से पता चल गया ये कैसे बैंक माइनस में कैसे जाएगा। जब हम देखो बैंक में कई तरह के अकाउंट आते हैं, आपका बीएसटी जो आप ये सब्जेक्ट है ना एक, उसमें एक चैप्टर आएगा बैंकिंग, तो बैंकिंग में बैंक हमेशा क्या चाहता है कि आप उनसे कर्जा लो, बैंक क्या चाहता है आप उनसे कर्जा लो, क्योंकि कर्जा लोगे तो उनको ब्याज दोगे, तो बैंक अलग अलग स्कीम बता के कर्जा लेता है। हाँ नहीं सुनो मेरी बात, तो तुम जब बैंक में अकाउंट खोले तो वो बैंक वाला पूछता है कि आप क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे, तुमने पूछा ये क्या होता है पहले बताइए, तो बोला कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो भी हम आपको देंगे, आपका पैसा देंगे, बस बस बेस वो नाम है, क्रेडिट कार्ड आपको कार्ड मिलता है और बस वैसे ही एकदम बिल्कुल वही चीज है। क्रेडिट कार्ड में नेगेटिव नहीं चले जाते हम, अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर ले 5,000 का परचेज कर ले तो 5,000 हम माइनस में चले जाते हैं, और अगर हम ठीक से पेमेंट ना करें तो ब्याज लगा देंगे, वो मेरे पर धड़ाधड़ ब्याज लगाएंगे।
चार्जेस ज्यादा नहीं। हाँ, चार्जेस ज्यादा लेते हैं, तो वही है ओवरड्राफ्ट। आगे चलते हैं, डेटा अभी प्रोविजन आपको समझाएंगे हम सारा। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व हम अपने प्रॉफिट में से, अब ये बताएंगे, हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रख देते हैं। अगर हम जितना कमाते हैं और पूरा का पूरा खा ले तो जिंदगी में हम अमीर नहीं बन पाएंगे। सेविंग नहीं, वो अलग चीज है, सेविंग तो अलग चीज है। बोल सकते हो काइंड ऑफ। ध्यान से सुनो, हम आज 15,000 रुपये कमाए और अगर हम 15,000 पूरा उड़ा दें तो कल हम फिर वहीं खड़े हैं जहां पे आज खड़े थे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 15,000 कमाते हैं, उसमें मान लो हम 10,000 उड़ा दिए, 5,000 क्या करते हैं, एक गुल्लक में रख देते हैं। एक गुल्लक है वो, सेव कर देते हैं। जनरल रिजर्व क्यों रख देते हैं कि भाई हो सकता है कल हम जो धंधा करते हैं उसमें कोई दिक्कत तकलीफ आ जाए। अब दिक्कत तकलीफ आ जाएगी अगर कोई, तो अगर हम अपना कैपिटल तोड़ के उस दिक्कत तकलीफ को दूर करेंगे तो मेरी दुकान ही छोटी हो जाएगी, है ना। इसलिए अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के क्या कर देते हैं, रखे रहते हैं। मान लो हमारा बिरयानी का एक शॉप है, हम डेली 500 रुपया कमाते हैं, ठीक है, और डेली खत्म कर देते हैं। भाई धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ और कोई मुन्ना भाई आकर के मेरा हांडी फोड़ दिए। अब हम क्या करें, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम हंडा फोड़ दिया इन्होंने मेरा, अब हम नया हंडा कहां से लाएंगे। इसलिए जब हम रोज प्रॉफिट कर रहे हैं 500, तो 400 खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए आप क्या करो, एक जगह अलग जनरल रिजर्व में रखो प्रॉफिट का, महीने भर में कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अब अगर कोई दिक्कत तकलीफ आएगी तो हम उस 3,000 से नया अंडा खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे। और अगर नहीं आया तब तो बड़ी अच्छी बात है, ये 3,000 हम एज अ कैपिटल यूज कर लेंगे। तो रिजर्व बनाने का दो फायदा, अब जीवन में रिजर्व बनाने का दो फायदा। पहला फायदा तो ये दुख तकलीफ से आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरा बात यह कि अगर नहीं आया तो आपको बिजनेस का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, मजबूत कर देगा बिजनेस को। तो ज्यादा कंपनियां क्या करती हैं, ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटती हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बना लेती हैं। रिजर्व बना रहेंगी, डिविडेंड ही नहीं बांटेंगी, भाई रिजर्व में रिजर्व में रिजर्व में रहेगा। तो भाई अगर पब्लिक जब डिविडेंड के लिए चिल्लाती है कि हमारा डिविडेंड दो डिविडेंड दो डिविडेंड दो, तो क्या अच्छा डिविडेंड चाहिए, शेयर दे देंगे जाओ, डिविडेंड तो नहीं बांटेंगे। क्योंकि डिविडेंड अगर निकाल दिया तो क्या करेंगे, उनका धंधा छोटा होने लगेगा। इसलिए आगे सुनो, तो रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, ये सब कुछ हम लोगों के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट्स एटसेट्रा। अब हम एक मोटी बात आपको बताएंगे और ये रिजर्व की बात को खत्म करेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगले 5 मिनट हमको दे सकते हैं? चलिए, एक चीज नियम है कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारे लिस्ट में एक नाम आएगा क्लोजिंग स्टॉक। दो कॉन्सेप्ट हमको समझाना है, अगर आज नहीं होगा तो अगले दिन भी समझा देंगे और तब हम कंटिन्यू करेंगे। आज सुनो बढ़िया से, कह रहे हैं कि अब सुनो ध्यान से, कि जब हम धंधा शुरू करते हैं आखिरी में जब लिस्ट दिखाया गया तो उस लिस्ट में हमको एक नाम दिख रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। आज मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि इसको हम अपने ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। लिस्ट में जब लिस्ट लिखेंगे आखिरी में 20,000 का स्टॉक बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक, इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये कह रहे हैं लिखेंगे, आप कह रहे हैं नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पहले ये बताओ, फिर इनसे पूछें क्यों नहीं लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि मेरे पास सारा लेजर का बैलेंस आया, उसमें एक दिखा रहा है कि भाई खर्चा इतना है, परचेज इतना है, रेंट इतना है, एसेट इतने, लाइबिलिटी इतने, लास्ट में वो दिखा रहे हैं कि आपके पास आपके दुकान में इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताइए। हाँ जी बताओ, बता सकते हो? नहीं, आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे। आ जाओ, उसको छोड़ दो, तो रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, वहां तो बहुत कुछ लिखा है। ध्यान से सुनना, हाँ देखो, अगर एक चीज याद रखो, मेरी बात को समझना, हम जब एक वो लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे, तो हम कोई भी चीज, क्या एक बार रेंट अकाउंट खोल चुके हैं तो क्या और एक कोई रेंट वाली कॉपी हमारे पास होगी? नहीं। यानी एक बात तो पक्का है कि एक अकाउंट दो बार नहीं होगा, किसी चीज का अकाउंट हमारे पास दो बार नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारा बचा हुआ माल है वो पैदा कहां से हुआ है, कहां से आया है? नहीं, किसी भी तुम्हारा नाम का अगर हम एक अकाउंट खोल लिए हैं, अब जैसे यहाँ पे तुम्हारे नाम का एक लेजर खुला है, पता है कि नहीं तुमको? कंप्यूटर में जब तुम फीस पेमेंट करते हो तो उसमें लिखा जाता है। अगर हम आयुष पांडे नाम का 2 लेजर खोल दें और पेमेंट आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में लिखे, कौन का, पांडे जी सीटी वाले लिखे कि पांडे जी चश्मा वाले में लिखे। कह रहे सर एक बार इसमें लिखेगा, एक बार उसमें लिखेगा।
मार्च से भी जग रहे हैं। तो तुम हाँ सेम ही, अच्छा दो व्यक्ति हैं एक ही नाम के, फिर अलग-अलग नाम को। तो अलग अलग अकाउंट खुल जाएगा। हम तो कह रहे एक नाम का दो अकाउंट नहीं खुलेगा। अब आयुष पांडे और इसका छोटा भाई क्या नाम है, नहीं है बहन है एक तो, हाँ दोनों बड़ी है, मान लो गीता पांडे, तो दो लोग अगर है तो दोनों का अलग अलग अकाउंट खुलेगा। किसी का बोल रहा है फाइनल अकाउंट, बोल रहा है ये लास्ट है फाइनल अकाउंट। नहीं नहीं सुनो, यहाँ पे बात सुनिए मेरी। तो मेरा कहने का मतलब है एक लोग का दो अकाउंट तो नहीं खुलेगा ना, क्योंकि बात फील कर पा रहे हो इस बात को कि अगर दो अकाउंट खोल देंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे किस में जाएगा। ठीक है आगे बढ़े कि नहीं? हाँ अंगूठा क्यों दिखा रहा है? ठीक हाँ आगे चलें। अब एक चीज समझो, ये जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है ये कहां से आया है? हमने ये कहां से आ गया, धंधे में कहां से आया? जो माल हमने खरीदा होगा उसी में से कुछ बच गया है, यही तो बात है। तो इसका मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज, खरीदे हुए माल में से ही कुछ बचा हुआ पार्ट है। हाँ बोलो, Sold goods है ना वो। अनसोल्ड गुड्स है, तो ये इसका एंट्री परचेज में हुआ होगा कि नहीं? अगर हमने कहीं ये लिखा कि भाई साहब हमारे पास परचेज इस साल 3 लाख का हुआ है, ठीक है, इसमें से 280 का माल बिक गया है और हमको दिख रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का है, तो क्या ये बताओ हम फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखें? क्योंकि इसमें तो जो बिक गया है और जो नहीं बिका है दोनों लिखा हुआ है। तो फिर अगर अलग से हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे तो मेरा वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए अगर परचेज लिखा है इसका मतलब ये है कि इसमें हमने जो, मान लो ये कच्चा माल है, इसका मतलब है कि जितना हमने यूज कर लिया यानी सेल कर लिया वो भी इसी में लिखा हुआ है, और जो बचा हुआ है वो भी उसमें लिख दिया है। बोलो हाँ, समझ में आ गया बात? तो इसलिए अगर परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडेड इन इट, इसके अंदर में ऑलरेडी एडेड है। लेकिन अगर परचेज के बगल एडजस्टेड लिख दे, व्हाट डज इट मीन परचेज एडजस्टेड? इसका मतलब ये होता है कि ये अब बता रहे हैं कि हमने कितना यूज किया है, केवल ये बता रहे हैं, बचा हुआ माल वो घटा चुके हैं। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है या आइडिया लग पा रहा है क्या हम बोल रहे हैं? अब इस परचेज एडजस्टेड को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि परचेज एडजस्टेड है क्या, समझाएं? परचेज लिखने का मतलब है टोटल, हमने कुल परचेज लिख दिया, और परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है कंज्यूम्ड, या जितना यूज किया जितना सेल किया जो भी कह लो। तो बचा हुआ माल को अगर हमने इसमें पहले से घटा रखा है तो जब लिस्ट बनाएंगे तो ये हमको लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए, बात समझ में आ जाएगी। रिद्धि मेरे एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारे घर में एक आटा का डब्बा है, जानती है? कितना किलो आटा था सोमवार को सुबह में देखो ध्यान से, रिद्धि के घर में एक आटे का डब्बा है और हमने घटिया सा बनाया, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, ये हमने एक आटे का डब्बा बनाया है। तो मंडे को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को, मंडे को ओपनिंग स्टॉक में रिद्धि के घर में आटा था, कितना आटा था बच्चा बताओ, एक अंदाज से बताओ। 50 किलो, खा ही नहीं पाएगी, सड़ जाएगा, 50 साल तक नहीं चलना है, एक हफ्ते के बाद बताना है। तो ये कह रही है कि 3 किलो आटा हमारे शुरुआत में था, इसको क्या ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? महीने के दिन के शुरुआत में तो क्या मीम ज्यादा देखता है? कह रहे संजय दत्त की तरह नहीं, पहले समझा नहीं, पूछ क्या बोल रहे, बोला सीधे नहीं। ये क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, बहुत लेट हो रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ये बोल सकते हैं कि मंडे को हमारे पास शुरुआत है और इसी ड्यूरिंग में यानी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस वीक में 10 किलो और आटा नया खरीदा गया, ठीक है? रिद्धि डाइन, इधर थोड़ा देख लो नहीं तो पीट देंगे हम। ये न्यू परचेज है, क्या इसको हम परचेज बोल सकते हैं? ठीक है। और शनिवार को ये ड्यूरिंग द मंथ हो गया, ये सैटरडे को या संडे को जो भी बोल लो, संडे को इसके पास 2 केजी आटा अभी भी बच गया है, ठीक है? क्या इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? हाँ। अब हमने यूज कितना किया है, परचेज एडजस्टेड का मीनिंग देखो। परचेज एडजस्टेड का मतलब है कि हमने एक हफ्ते का बताया, आप इसका साल का लगा लीजिए,
साल के शुरुआत में हमारे पास कितना था, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। रिद्धि इस हफ्ता में तुम्हारा कितना खर्चा हुआ घर में बता सकती हो? 3 किलो तुम्हारे पास पहले से था, 10 किलो तुम्हारे पास नया आया और 2 किलो बचा हुआ है, कितना यूज किए हो? 11 किलो। इसी को एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या होगा, इसमें हम परचेज जोड़ते हैं और जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा देंगे तो जो आएगा क्या वो कंज्यूम नहीं निकल जाएगा? इसी को हम लोग कंज्यूम नहीं बोलते, कितना कंज्यूम किया है। तो अगर लिस्ट में आपको परचेज के बगल में एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी फिगर दे रहे हैं ये केवल कंज्यूम्ड वाली बात बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? हाँ जी, ये बात समझ में आ रहा है? परचेज एडजस्टेड है। अब ये अलग से अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक बता दिए तो लिस्ट में जब आप बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे ना, भाई इतना यूज किया और इतना मेरे पास बचा हुआ है, इसका मतलब टोटल परचेज, टोटल खर्चा इतने का था। बात पकड़ में आ गई? मजे की बात है कि परचेज एडजस्टेड लिखा रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है इसमें, वो नहीं लिखोगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक घटाए तो उसको लिखेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? जब हम लोग अकाउंट्स में, थोड़ा इधर घुमाओ, जब हम लोग अकाउंट्स में बढ़ते हैं आगे, समझ पाए हो कि फिर से समझा दें? एक बार फिर से हो जाए? नहीं समझ गए तो मत भाई, चिल्लाने में हिम्मत लगता है, ऐसा मत बोलो। समझ गए हो ना? ये देखो 3 किलो तुम्हारे पास आटा शुरुआत में था, 10 किलो नया खरीदा गया और 2 किलो बचा हुआ है, इसका मतलब है 13 किलो में से 2 किलो बचा, कंज्यूम 11 किलो हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही ये फाइनल अकाउंट में भी एक बार दोबारा होगा वहां पे। यहाँ पे आप याद रखिएगा, मेरी बात को सुनो। जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि परचेज लिखा हुआ उसी में वो एडेड है, तो 5 से 7 मिनट, तो उसमें अलग से हम नहीं लिखते। लेकिन अगर लिखा है परचेज एडजस्टेड तो इसका मतलब है कि उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटाया हुआ है, तो आप लिस्ट में लिखो। तो यही 5वां नंबर रूल है, पढ़ो ध्यान से। जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में नहीं रहता है। लेकिन बट व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम, नीचे जो आइटम बता रहे हैं इसमें से कोई भी अगर वैल्यू दी रहती है तो क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट की तरह हो जाएगा और उसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, जैसे क्या नाम बताया, पहले बताया परचेज एडजस्टेड। अच्छा, अकाउंट्स का एक सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, मालूम है ना? हम लोग जो अकाउंट पढ़ रहे हैं मुनीमगिरी सीख रहे हैं। कौन सा अकाउंट सीख रहे हैं? मुनीमगिरी सीख रहे हैं, मुनीम जी बनेंगे, सबका हिसाब किताब रखेंगे। एक और अकाउंटिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, आदित्य पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हम हर चीज की कॉस्टिंग निकालते हैं। फैक्ट्री में ये घड़ी बन के तैयार हुआ, कितने का बना है, तैयार करते हैं, तो बहुत सेक्शन होते हैं उसमें। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है बोलो? अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कच्चा माल हमारे फैक्ट्री में कितने का था? 3 किलो। नया खरीदारी कितने का हुआ? 10 किलो। और बचा कितना हुआ है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या निकाल के दिखा रहा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसी का दूसरा नाम है, एक ही व्यक्ति है लेकिन नाम बदल बदल के आ रहा है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। ओ ठीक है, रिटर्न भी माइनस करेंगे ना। अब मान लो 10 किलो आटा आया, 1 किलो सड़ा निकल गया तो माइनस किया गया होगा, वही बात है ना? तो यहाँ पे वो गलत लिखा हुआ, उसको दिमाग मत लगना होगा, उसको हम ठीक कर देंगे। वो गलत सलत लिखा है, उसको ध्यान छोड़ दो अभी। उसमें मिस्टेक है, हम जो नियम बता रहे हैं वो समझो, उसके बाद अब चीजें आपको समझा दे रहा है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो उसमें फिर ये एक ऑप्शन आता है कि हम लोग पहले बताइए रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, यहीं से कहानी शुरू होती है। तो रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो रिटर्न होता है वो भी माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका परचेज एडजस्टेड है। आगे की कहानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो उसी के आगे आगे स्टेप्स आते हैं, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, वो गड़बड़ से लिखा हुआ है, उसको छोड़ देना। अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, परचेज अगर एडजस्टेड है तो जब भी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक लिस्ट में आपको दिखे, आपको उसको छोड़ के तुरंत किसको देखना है? परचेज को, कि परचेज की क्या कंडीशन है। अगर परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसी में है, अलग से मत लिखना, खाली नीचे एक नोट लिख देना पड़ेगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। और अगर आपको वहां परचेज ऊपर एडजस्टेड दिख गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिख गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिख गया, मटेरियल कंज्यूम्ड दिख गया,
इस तरह के कोई चीज दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वहां से क्लोजिंग स्टॉक घटा हुआ है, अब हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। इज इट खत्म, और कुछ ट्रायल बैलेंस में है नहीं। अगले दिन से हम लोग प्रैक्टिकल सवाल करेंगे, अलग अलग तरह के सवाल आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद। शीट मिल जाएगा, उस शीट को प्रिंट कर लेना और ये वीडियो भी मिल जाएगा, तो आपको देख सकना, बार बार देखना। तब तक के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय, टाटा।